चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और जैसा कि आपको पता होगा कि इधर लगातार आपका क्लास ये टेस्ट जो है बंद था, लेकिन अब आपका टेस्ट ये लगातार अपने समय पर चलेगा। आप सभी लोग साइंस के 40 क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कीजिए और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं लगातार टेस्ट दीजिए। और टेस्ट तो आप देते ही है, लेकिन उसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको आपके सफलता तक पहुंचाएगा, ये आपको भी पता होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग प्यार से बस ये समझिए कि इस बार मौका नहीं चूकना है। जितने भी बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा आपके सामने आने वाला है। और इसके बाद फिर पता नहीं मौका मिलेगा भी कि नहीं। एग्जाम में इतना सारा सीट को देख करके लगता है कि इसी बार जो करना है कर लीजिए, नहीं तो पता नहीं फिर कब वैकेंसी आएगी, कहना मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन का। आप सभी लोग मेरे भाई जितने लोग लाइव हो रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं टीआरई 4 में। तो अब गया गुरु जी, क्योंकि इनमें को ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। आप सभी लोग मेरे भाई जोरदार तरीके से सेशन को लाइक करिए। जैसा कि पता होगा कि आज हम लोग कितना नंबर सेट का डिस्कशन करेंगे, और ये आपका सेट जो है आज शायद 60 नंबर सेट का डिस्कशन आज आपका होना है। ये आपको 60 नंबर सेट का डिस्कशन आपको होना है। और आज भी हम लोग 40 क्वेश्चंस लगातार देखेंगे। 40 सेट नंबर 40 में टोटल आपको कितने क्वेश्चंस हैं, तो 40 क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे और 40 क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपको बायोलॉजी का आपके सामने में दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर हम पक्षी की अगर बात करते हैं, अगर मेरे भाई हम पक्षी की अगर हम बात करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पक्षियों का जो शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, तो पक्षियों का शरीर की अगर हम बात करते हैं, पक्षियों के शरीर की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई शरीर उड़ने के हेतु अनुकूलित होता है। इसका कहने का मतलब है कि आसानी से वो उड़ क्यों पाता है। तो सबसे पहला चीज तो आपको समझना है कि पक्षी के जो शरीर होते हैं उसकी जो हड्डी होती है वो खोखली हड्डी होती है। कैसी हड्डी होती है मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहां पर खोखली हड्डी होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब है आप कहेंगे खोखली हड्डी होती है और हड्डी हल्का हो जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसके जो पंख होते हैं वो एरोडायनामिक होते हैं। इसके जो पंख होते हैं वो एरोडायनामिक होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंख की अगर बात करें तो पंख कैसा होगा, तो कहेंगे जो पंख होते हैं मेरे भाई वो एरोडायनामिक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर पक्षी के पंख की अगर हम बात करते हैं पंख कैसा होगा, तो एरोडायनामिक होता है। पंख की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो ये हमारा एरोडायनामिक, या फिर पक्षी का जो शरीर होता है वो एरोडायनामिक होता है। इस बात को आप समझिए। ऐसे शरीर पक्षी का जो शरीर होता है वो एरोडायनामिक होता है। एरोडायनेमिक कहने का मतलब समझिए क्या है। एरोडायनेमिक कहने का मतलब है मेरे भाई जैसे कि एरोप्लेन वगैरह का देखते होंगे जिस तरह से शरीर होता है, एरोप्लेन जिस तरह से एरोप्लेन की बनावट होती है वैसे ही बनावट किसकी होगी, तो कहेंगे यहाँ पर पक्षी का होता है। तो जो पक्षी के शरीर होते हैं वो एरोडायनेमिक भी होता है, ताकि उसको उड़ने में आसानी से वो उड़ पाए और उसको एयर क्या करे, हवा क्या करे मेरे भाई, तो उसको डायरेक्ट रोक नहीं पाए। इसलिए उसका शरीर देखिएगा ऐसे करके बनावट होता है। तो ये एरोडायनामिक होता है। और हड्डी जो होती है वो कैसी होती है, कहेंगे यहाँ पर खोखली होती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके जो अग्रपाद होते हैं वो रूपांतरित होकर के ही पंख बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसके शरीर में जो अग्रपाद होता है, जो अगला वाला पैर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अग्रपाद होता है वही अग्रपाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही पंख में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि खोखली हड्डी होती है, और खोखली अगर हड्डी हो गई इसका मतलब है कि खोखली अगर हड्डी हो गई इसका मतलब है इसमें एयर भरा हुआ रहता है, यानी कि वायु प्रकोष्ठ होगा। खोखली हड्डी कहने का मतलब ये कैसा प्रकोष्ठ होगा, तो हम कहेंगे यहां पर ये वायु प्रकोष्ठ होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, वायु प्रकोष्ठ होगा। इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे तो ये वायु प्रकोष्ठ होगा, यानी कि हवा भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपका। और हड्डी हल्की परंतु मुलायम होती है, नहीं हड्डी हल्की तो होती है लेकिन मुलायम नहीं होती मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। कठोर हड्डियां होती है, मुलायम नहीं होता ये, परंतु मुलायम हड्डियां होता, जो कि आपको गलत है। तो आपको दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है।
लेकिन आपका पहला स्टेटमेंट राइट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि वायु प्रकोष्ठ होता है, ये गलत हो गया। लेकिन अग्रपात रूपांतरित होकर के क्या बन जाता है, पंख बन जाता है, जिससे कि वह उड़ पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे इन सभी चीजों की वजह से वह उड़ पाता है। और सही चीज को चूज करना है तो सही में 1 और 2 यानी कि 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, 1 और 3 आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एरोडायनेमिक अगला पद, हाँ, रूपांतरित होकर के पंख बन जाता है। एरोडायनेमिक शरीर ही उसका बनावट एरोडायनेमिक एरोप्लेन की तरह होता है, जिससे आने वाली जो हवा का थ्रस्ट होता है। अब देखिए जैसे कि हम ही लोग जैसे प्लेन वगैरह का देखिए, जो प्लेन वगैरह होता है, जो प्लेन उड़ता है, उस प्लेन को देखिएगा प्लेन कैसा बनाया जाता है। आप जनरली प्लेन को देखिएगा तो जो एरोप्लेन वगैरह होता है उसकी बनावट ऐसी कुछ होती है। प्लेन की जो बनावट होती है वो कुछ इस तरह से होती है। आपने देखा होगा कि प्लेन की जो बनावट होगी वो इस तरीके से प्लेन की बनावट की जाती है, ऐसे करके प्लेन की बनावट की जाती है। आप देखे होंगे कि इस तरह से ये प्लेन का बनावट इस तरह से होता है। तो इस तरह से प्लेन का बनावट जो यहां पर है मेरे भाई, ये जो इस तरह से अगला फेस जो इस तरह से हमारा बना हुआ रहता है, इस तरह का बनावट इसलिए होता है क्योंकि हवा से टकराने के बाद ये हम कहेंगे यहां पर, हम कहेंगे कम हवा से, हम कहेंगे जो हवा होगा वो डायरेक्ट यहां पर हमारा टक्कर नहीं मारेगा, जिससे वो आसानी से उड़ पाता है प्लेन। तो आगे का फेस ऐसा होता है। अगर आगे का फेस मेरे भाई अगर मान लेते हैं आगे का फेस अगर चपटा हुआ ऐसा होता तो पता चला कि प्लेन हमारा उड़ ही नहीं पाता। इसीलिए प्लेन का जो अगला हिस्सा होता है उसको आप देखिएगा कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है, ये प्लेन का अगला हिस्सा होता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि अगला हिस्सा अगर ऐसा होता है तो ऐसे हिस्से में क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो थ्रस्ट हमारा लगता है, हवा के द्वारा जो थ्रस्ट यहाँ पर लगता है, तो हम कहेंगे वो कम हो जाता है। तो आप यहां पर कह सकते हो मेरे भाई, यहां पर ये जो शेप होता है, ऐसा शेप अगर दिया हुआ है, तो ये शेप किसको तो कहेंगे यहां पर थ्रस्ट। थ्रस्ट हमारा एक प्रकार का फोर्स होता है, यानी थ्रस्ट को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। थ्रस्ट को कम करने के लिए ऐसा करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। थ्रस्ट को कम करने के लिए ऐसा करते हैं इस बात। और जो प्लेन वगैरह होता है, अगर हम प्लेन की बात करते हैं तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है मेरे भाई कि प्लेन की जो बनावट होती है, प्लेन का जो बॉडी होता है ये किस मटेरियल का होता है। तो यही कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, याद रखना वो एल्युमिनियम का बना होता है। क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है इसलिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल करके उसको बनाया जाता है। तो जिस तरह से प्लेन का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही आप देखिएगा पक्षी का भी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पक्षी का, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं उन सभी की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना वो फेफड़ा से सांस लेता है। और उसके कितने हार्ट चेंबर होंगे, तो 4 हार्ट चेंबर होते हैं पक्षी के, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, और पक्षी में रीढ़ की हड्डी भी होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना, वो कशेरुकी प्राणी के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है कि मछली के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। सबसे पहला चीज है कि अगर हम लोग मछली की अगर बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि मछली वर्ग के जो प्राणी होते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो मछली वर्ग के प्राणी होते हैं इसमें हार्ट चेंबर 2 होगा। मछली में जो हार्ट चेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, तो मछली में आपको ध्यान रखना हार्ट चेंबर 2 होता है। लेकिन अगर पक्षी की अगर बात करेंगे तो पक्षी में हार्ट चेंबर कितने होंगे, तो याद रखना ये 4 होता है। और इसी तरीके से मछली वर्ग में कितना, तो 2 हार्ट चेंबर होता है। दूसरी बात, जो मछलियां होती है वो किससे सांस लेती है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, मछली किससे सांस लेती है, गिल से सांस लेती है। ये सभी लोग आप जानते होंगे ये किससे सांस लेती है, ये गिल से सांस लेती है। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं, ये गिल्स से सांस लेती है। ये जो सांस लेती है वो किससे लेती है, तो कहेंगे ये गिल्स से सांस लेती है। ये बात भी आप सभी लोग जानते होंगे। दूसरी बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि मछली का जो ऊपरी परत होता है वो आप जिसको कहते हैं सल्क कहते हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखिए, मछली की ऊपरी परत, शरीर की जो बाहरी परत होती है वो क्या होती है, कहेंगे शरीर की बाहरी परत की अगर हम बात करें तो जो शरीर की बाहरी परत होती है वो उसको हम लोग सल्क कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर उसको हम लोग यहां पर सल्क कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। वैसे शरीर की बाहरी परत जो सल्क होती है वो केवल यहां पर मछली में नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि वो आपको इसमें भी सरीसृप में भी होता है। तो सल्क की जो होता है ये आपको दोनों में होता है। सल्क जो ऊपरी परत होती है तो आपको ध्यान रखना ये सरीसृप के ऊपर भी होता है। जो सरीसृप वगैरह होता है उसमें भी होता है, जो रेंगने वाला जीव होता है उस पे भी होगा, और साथ ही साथ ये मछली पे भी सल्क होता है, और यही प्रोटेक्शन करने का देने का काम करता है। तीसरी बात अगर हम यहाँ पर अगर बात करें मेरे भाई, तो याद रखना पक्षी यहाँ पर मछली के जो मछली के पंख की अगर बात करेंगे तो मछली का पंख आपने देखा होगा। तो मछली का अगर आप फोटो बनाते हैं तो मछली का आप फोटो ऐसा बनाते हैं। ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर हम फिश की बात कर रहे हैं, सॉरी,
ये हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फिश की बात कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा फिश है, तो फिश का जो ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग यहाँ पर पूंछ कह रहे हैं, ये वाला हिस्सा हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये मछली का क्या, तो यहाँ पर भी पंख होता है, इस तरह से आप देखे होंगे, यहां से मछली का ये पंख होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस मछली के पंख के द्वारा ये क्या करता है, तो इस मछली के पंख से, मछली का जो पंख होता है वो क्या करता है, उसके डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है कि जिधर पंख जिधर मूव करेगा उधर ही इसका डायरेक्शन हो जाता है। इसका मतलब इसके जो पंख होते हैं, मछली के जो पंख होते हैं वो क्या डिसाइड करता है, तुम कहेंगे यहां पर दिशा को डिसाइड करता है। वो किसको, तो कहेंगे वो दिशा को डिसाइड करता है। ध्यान रखेंगे, वो दिशा को डिसाइड करता है कि वो किधर जाएगा, तो ये दिशा को डिसाइड करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये तो स्टेटमेंट हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगला कहता है कि पंख की बात अगर हम करें तो पंख तैरते समय संतुलन बनाए रखता है, बिल्कुल सही बात है। जब मछली तैरती, अगर पंख नहीं होता तो मछली तैर नहीं पाती, उसी पंख के माध्यम से वो तैर पाता है। तो ये भी आपका सही है कि वो अपने बॉडी को संतुलन बनाए रखता है। अगला एक है कि इसका जो कंकाल होता है, इसका जो कंकाल होगा वो दृढ़ अस्थि बोला है मेरे भाई। दृढ़ का मतलब होता है कठोर, दृढ़ का मतलब कैसा होगा, यहाँ पर कठोर लिखा है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, इसका जो कंकाल होगा, इसकी जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो आपका कठोर नहीं होता, ये बात गलत लिखा हुआ है, ये दृढ़ नहीं होगा। दृढ़ अगर होता तो फिर उसका शरीर ऐसे मुड़ता ही नहीं। आप देखते होंगे मछली ऐसे ऐसे मछली करता है, ऐसे ऐसे मछली करता है, किधर भी मुड़ जाएगा, इतना लचीला होता है। तो उसका कंकाल दृढ़ नहीं होता। दृढ़ का मतलब हार्ड होता है, दृढ़ का मतलब कठोर होता है, दृढ़ का मतलब मजबूत होता है, क्योंकि दृढ़ नहीं होता, वो मुलायम होता है। इसीलिए मेरे भाई अगर हम कहेंगे यहां पर ये दृढ़ नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, हम कहेंगे दृढ़ जो लिखा हुआ जिसकी वजह से ये गलत है, दृढ़ नहीं होगा, ये कठोर नहीं होगा, ये कैसा होता है, कहेंगे लचेदार होता है, लचीला होता है। तो जो अस्थियां होती है वो कैसी होती है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना, ये लचीली होती है, ये लचीली होती है, ये दृढ़ नहीं होता है, दृढ़ लिखा हुआ जो कि गलत है। तो ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन में अगर 2-3 सही दे रखा है तब तो हमारे इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आपको मेरे भाई सभी तरह के क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे। और याद रखना, मछली वर्ग के जो भी जीव होते हैं उसमें रीढ़ की हड्डियां होती है, इसीलिए कशेरुकी प्राणी में हमारा आता है। ये किस में आएगा, तो कहेंगे इसको हम लोग कशेरुकी प्राणी कहते हैं। और कशेरुकी प्राणी हम उसको कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसको कशेरुकी प्राणी कहते हैं। और जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो कठोर नहीं होती है, दृढ़ नहीं होगा, वो लचीली होती है, ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, 2 और 3 हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन फिर से आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन दे रखा है। अगला में आपको लिखा है कि स्क्विड की बात करते हैं और ऑक्टोपस की बात करते हैं। मेरे भाई स्क्विड जो फिश होता है, ये स्क्विड की अगर हम बात करते हैं, ये फिश है हमारा, और ऑक्टोपस जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये दोनों मोलस्का में ही आता है। एक्चुअली में ये हमारा ओरिजिनल फिश नहीं होता है, ये वास्तविक मछली नहीं है, बस हम लोग स्क्विड को फिश के नाम से जानते हैं। नाम पूरा है इसका स्क्विड फिश, लेकिन ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। और आपको ध्यान रखना, जो हमारा मोलस्का के अंतर्गत ऑक्टोपस भी आता है। तो ये ऑक्टोपस और स्क्विड की अगर हम बात करते हैं, ये छिछले पानी वाले जीव होते हैं। क्या छिछले पानी का मतलब होता है मेरे भाई कि कम गहराई वाले, ध्यान रखेंगे, छिछले पानी कहने का मतलब है कम गहराई वाले। छिछले पानी कहने का मतलब कम गहराई वाले जो पानी होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो आप जानते हैं मेरे भाई कि जो ऑक्टोपस या स्क्विड फिश हमारा होता है, ये समुद्री की अगर हम बात करते हैं, ये समुद्री जीव होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये समुद्री जीव होते हैं, और ये समुद्री जीव होते हैं, ये ज्यादा पानी में होता है, ये कम पानी में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो समुद्री जीव, जैसे कि स्क्विड फिश की अगर हम बात कर लिए, यहाँ पर स्क्विड फिश की हम बात कर लिए, हमारा यहाँ पर स्क्विड फिश हमारा हो गया। साथ ही साथ हम यहाँ पर ऑक्टोपस की अगर बात कर ले, जो कि मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है, या फिर इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात कर लेते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं वो सभी समुद्री ही होते हैं। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये सब समुद्र में होता है। ये कोई मेरे भाई थोड़ा बहुत पानी में नहीं होता है, ये कम गहराई वाले पानी में नहीं होता है, ये हमारे ज्यादा गहराई वाले पानी में होता है। ये आपको ज्यादा गहराई वाले पानी में होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। ज्यादा गहराई वाले जो पानी होते हैं वहां पर, ज्यादा गहराई वाले पानी में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। छिछले पानी में नहीं होगा, यानी कम गहराई वाले पानी में नहीं होगा, जो कि ये स्टेटमेंट आपका छिछले पानी मतलब कम गहराई जिसमें नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यहां गलत है, जो कि कम गहराई वाले में नहीं होगा, ये ज्यादा गहराई वाले में होता है, इसलिए तो ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर रॉन्ग हो गया।
और आगे हम लोगों को डॉल्फिन के बारे में हम लोग जानते हैं कि डॉल्फिन को आपने देखा होगा, जो कि सबसे तेज मछलियां होती है, इसका दिमाग बहुत तेज होता है डॉल्फिन का। और इसके साथ ही वेल की अगर हम बात करेंगे तो डॉल्फिन और वेल भी हमारा क्या है, तो पानी के अंदर ही होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो डॉल्फिन और वेल की अगर हम बात करते हैं, ये लंबे समय तक क्या करता है, तो हम कहते हैं कि लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन का ये रहता है। आप देखिए एक बार ऑक्सीजन ऊपर लेगा आकर के, बाद बाकी ये पानी के अंदर होता है और पानी में जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उसी से वो सांस लेते रहता है। लेकिन आप सभी लोग जान सकते हैं मेरे भाई कि ये डॉल्फिन और वेल हमारा लंबे समय तक बिना सांस का भी रह सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि वो छिछले पानी में नहीं, वो ज्यादा गहराई वाले पानी में होता है, ज्यादा गहराई वाले छिछले पानी में नहीं होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। तो इसमें केवल और केवल आपको दूसरा स्टेटमेंट सही है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से आपका बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। कह रहे कि मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको जीव के बारे में दे रखा और उसके श्वसन अंग के बारे में दे रखा है। तो अलग अलग जीवों का श्वसन अंग अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हम लोगों का जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा है, हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं। मछलियां किससे सांस लेती है, तो गिल से सांस लेती है। पक्षी किससे सांस लेता है, तो पक्षी की अगर बात करें तो वो भी फेफड़ा से सांस लेती है। अगर मेढक की बात करें तो मेढक 3 तरीके से सांस लेता है। मिट्टी में धंसा हुआ रहेगा तो मेढक स्किन से सांस लेता है। अगर वही पानी में है तो बकल कैविटी से सांस लेगा। अगर वही जमीन पर है तो वो फेफड़ा से सांस लेता है। मेढक में तीनों चीजें होती है। अगर हम जैसे कि अर्थवर्म की बात करते हो, जो केचुआ, कछुआ की बात नहीं कर रहे, केचुआ जो मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, वो केचुआ की बात करते हो, वो स्किन से सांस लेता है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मछली की बात करते हैं तो ये क्लोम से सांस लेता है, और क्लोम को ही हम लोग गिल्स कहते हैं, क्लोम्स को ही हम लोग गिल्स कहते हैं, और यही गलफरा भी होता है। तो ये तो सही है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केचुआ मेरे भाई कछुआ नहीं है, केचुआ, इसी को हम लोग अर्थवर्म कहते हैं। ये क्या है, तो कहेंगे यहां पर हम लोग अर्थवर्म कहते हैं। और जो अर्थवर्म होता है ये स्किन से सांस लेता है। ये किससे सांस लेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ये अपने त्वचा से सांस लेता है और ये स्किन से सांस लेता है, ये फेफड़ा से नहीं लेता। ये आपको गलत दे रखा है, इसका मतलब ये गलत मिलान हो गया। ये अर्थवर्म हमारा जो दे रखा है यहाँ पर, ये स्किन से सांस लेता है। अगर हम लोग पौधे की बात करते हैं मेरे भाई, तो पौधा जो सांस लेता है ये अपने सूक्ष्म रंध्र से सांस लेता है, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो पौधे की जो पत्तियां होती है, पौधे की जो पत्ती होती है मेरे भाई, पौधे की पत्ती की अगर बात करते हैं तो पौधे की जो पत्तियां होती है, उस पौधे की पत्ती में, पौधे की पत्ती में क्या होता है कि इसी में रंध्र होता है। और रंध्र कहने का मतलब जिसको हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, रंध्र कहने का मतलब जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। और इस स्टोमेटा के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी से ये क्या करता है, तो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, रात के समय में ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। यानी कि पौधे की जो श्वसन की क्रिया होती है वो कहां पे होती है, तो कहेंगे सूक्ष्म रंध्र के द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, केवल दूसरा गलत था। आपको आंसर क्या करना था, कौन सा सही नहीं है, तो केवल और केवल दूसरा सही नहीं है। जब केवल और केवल दूसरा सही नहीं तो ऑप्शन में प्रेजेंट है, आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट हो जाएगा। एकदम आसान था। अच्छा हिंदी में बोलेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में ही बोलेंगे। अर्थवर्म ये सब सब तो हिंदी में ही लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अगला कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोलक की गति अवधि, देखो लोलक बोले या सरल लोलक बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर क्वेश्चन में आपको लोलक बोल दे या फिर अगर क्वेश्चन में आपको सरल लोलक की अगर बात करता है, क्वेश्चन में लोलक बोले या क्वेश्चन में सरल लोलक की अगर बात करता है, तो आपको ध्यान रखना, इसी को हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग यहां पर सिंपल पेंडुलम के नाम से जानते हैं। ये हमारा सिंपल पेंडुलम होगा। तो सिंपल पेंडुलम को तो आपने देखा होगा मेरे भाई, अगर नहीं देखे होंगे तो आप यहां देख लीजिए। एक्चुअली में हमारा ये सिंपल पेंडुलम का ही स्ट्रक्चर हमने आपको बनाया है। और नीचे में जो लटका हुआ मास होता है इसको बॉब कहते हैं, इसको बॉब कहते हैं। और जो इसकी लंबाई होती है इसके सेंटर से होता है, और इसकी लंबाई एल अगर होगी तो आपको पता होगा कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो एसएचएम करता, वो हमारा आगे पीछे का गति करेगा, यानी कि आगे जाएगा फिर ये रिटर्न पीछे आएगा, आगे जाएगा फिर ये रिटर्न पीछे आएगा, यानी कि इस तरह की ये गति करते रहता है। और एक बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर इस सिंपल पेंडुलम की हम बात करते हैं तो ये इस तरह की गति करते रहेगा। और ये जो पोजीशन आपको यहां पर हमने दिखाया है इसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। ये मीन पोजीशन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर मीन पोजीशन को हिंदी में अगर बोले तो इसको हम लोग माध्य स्थिति के नाम से जानते हैं। इसमें भी कहीं से कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो मीन पोजीशन वाला पॉइंट ये हमारा होता है, इस मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो वेग होता है, जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है।
तो मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे इसका वेलोसिटी, बॉब की वेलोसिटी, यानी ये जो लाल कलर का आपको लाल जैसा ये बॉब दिख रहा होगा, इसकी वेलोसिटी यहां पर ये वाला जो बॉब है, ये वाला बॉब, आप जानते हैं कि ये बॉब हमारा ऐसे से करता है, ऐसे से करता है, ऐसे से करेगा। जब बॉब हमारा ऐसे से करता है तो उस परिस्थिति में ध्यान रखना है, ये वाला पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं, और वहां पे इसकी जो बॉब की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि मैक्सिमम होती है, ध्यान रखेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में ये जाएगा और आएगा, इसका मतलब है मेरे भाई आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टू एंड फ्रो का मोशन करता है। अगर ये टू एंड फ्रो का मोशन करता है, अगर ये आगे पीछे की गति कर रही है, तो इसमें कैसी गति हो रही, तो आप यहां पर देख रहे हैं ये आगे भी जा रहा है, ये आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है। इसका मतलब है यहां पर टू एंड फ्रो का मोशन हो रहा है। यहां पर कैसा मोशन हो रहा है, तो कहेंगे यहां पर टू एंड फ्रो की गति हो रही है, टू एंड फ्रो का मोशन हो रहा है। और जब टू एंड फ्रो का मोशन होता है, ध्यान समझना मेरे भाई, कि जब टू एंड फ्रो का मोशन होता है, जब टू एंड फ्रो का मोशन होता है, इसको हम लोग टू एंड फ्रो का मोशन होता है, तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसी गति को हम लोग यहां पर दोलन गति कहते हैं। इसको हम लोग दोलन गति के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। और दोलन गति को इंग्लिश में ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कह देते हैं। दोलन गति को क्या बोलेंगे, तो ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, ऐसी परिस्थिति में इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे। और ये दोलन करेगा, और जब दोलन गति करती है मेरे भाई, तो इसका दोलन काल निकालना होता है। इसका क्या निकालते हैं, तो हम लोग यहां पर दोलन काल निकालते हैं कि कितने देर तक वो दोलन करेगा, वो दोलन काल क्या होगा। और इसी दोलन काल को हम लोग आवर्त काल भी कहते हैं, इसी को हम लोग आवर्त काल भी कह देते हैं। और ये फॉर्मूला हमारा आवर्त काल का क्या निकल करके आ जाता है, इसको टी से दिखाते हैं, और ये फॉर्मूला हमारा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन में हमारा जी होता है। यही चीज आप पढ़ते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात अगर करें, तो सिंपल पेंडुलम का जो मीन पोजीशन होगा उसमें वेलोसिटी क्या होगी, तो मैक्सिमम हो जाती है। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मान लेते कि ये पेंडुलम हमारा मूव करते करते अगर पेंडुलम हमारा यहां पर पहुंच जाता है, तो इसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ये एक्सट्रीम पोजीशन, अंत वाला जो हमारा बिंदु होता है, इसको अंत बिंदु कहेंगे या एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। और ऐसी परिस्थिति में इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग यहां पर शॉर्ट में हम बोल देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होगा, जो कि अंत बिंदु हमारा होता है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, दोनों तरफ हमारा सेम, दोनों तरफ सेम सिचुएशन हमारा क्रिएट होगा, यानी कि इस जगह पर वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं लोलक की जो गति है वो कैसी गति, दोलन गति होगी। तो लोलक की गति अगर यहां पर दोलन गति अगर हमारा हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम यहां पर क्या कहेंगे मेरे भाई, वर्तुल गति कहने का मतलब है, सर्कुलर मोशन को वर्तुल गति कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, जो आपका वृत्तीय गति होती है उसी को वर्तुल गति कहा जाता है। वृत्तीय गति को ही यहां पर वर्तुल गति कहते हैं, और जो वृत्तीय गति होता है इसको हम लोग यहां पर सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। आप ये बताइए मेरे भाई कि ये तो दोलन गति करेगा, ये तो हमारा जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, ये तो हमारा यहां पर वृत्तीय गति करेगा, ये तो वृत्तीय गति करेगा, सॉरी ये हमारा जाएगा और आएगा, ये तो दोलन गति करेगा, ये वृत्तीय गति नहीं करेगा। वृत्तीय गति करने का मतलब होता है कि इस तरह से वो गति करता रहता, सर्कुलर में ऐसे से गोल गोल चक्कर लगाता, तो वृत्तीय गति कहते हैं। इसका मतलब है कि पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा यहां पर गलत है, कि लोलक की जो गति होती है, लोलक की जो गति होती है वो दोलन गति होगा या आवर्ती गति होगा, इसलिए आवर्त काल निकालते हैं। तो लोलक की गति मेरे भाई वर्तुल गति नहीं होगी, वृत्तीय गति नहीं होगी, जो कि यहां पर कंप्लीटली रॉन्ग दे रखा है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। अगला कहता है जो पंखे होते हैं मेरे भाई, जो पंखा आप घर में यूज करते हैं, जिस पंखे का इस्तेमाल आप करते हैं, फैन जो आपका होता है, आप देखते होंगे ये फैन के अंदर 3 ब्लेड आपके लगे हुए रहते हैं, और तीनों ब्लेड को अगर आप देखें तो वो गोल गोल आपका चक्कर इस तरह से लगाते रहता है। तो अगर ब्लेड को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये ब्लेडें दिखती है, सॉरी यहां पर जो ब्लेड अगर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये ब्लेडें दिखती है। ऐसे करके आप देखेंगे फैन का जो 3 गो ब्लेड होता है, तीनों ब्लेड इस तरह से रोटेट करता रहता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं पंखे की जो पंखुड़ी की गति होती है, पंखे की जो पंखुड़ी की गति होती है मेरे भाई, ये पंखा है, हमारे घर में जो पंखा लगा हुआ उसकी हम बात करते हैं। तो पंखा का जो पंखुड़ी की गति होती है, पंखा का जो गति होता है वो देखिएगा किसी एक डायरेक्शन में ही घूमता रहेगा। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, वो कभी पीछे नहीं आता, वो हमेशा आगे गति करते रहता है, उसको पीरियडिक मोशन कहते हैं। तो पंखे की जो पंखुड़ी की गति होती है वो कैसी गति करेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर पीरियडिक मोशन कहते हैं।
अगर हम आपको ये बता दें कि पेरियोडिक मोशन और हमारा ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंसेस है, तो आपको अपना आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग पेरियोडिक मोशन कहते हैं। और पेरियोडिक मोशन की अगर बात करें तो इसी को हम लोग यहाँ पर आवर्ती गति के नाम से जानते हैं। इसमें कहीं से कोई शक नहीं होना चाहिए, आप इसको आवर्ती गति कहेंगे। तो हमारा जो पंखा होता है वो कंप्लीटली ऐसे रोटेट करता रहता है, वो कभी पीछे नहीं होता है, वो आगे ही ऐसे घूमते रहेगा हमेशा, वो पीछे नहीं होता है। वो ऐसे नहीं कि आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं करता है, ऐसे ऐसे नहीं करता है, वो सीधा घूमता रहता है। जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है, वैसे पंखे की भी सुई क्या होता है, पंखे की जो ब्लेड्स होते हैं वो पंखे का ब्लेड ऐसे ऐसे घूमते रहता है, सिर्फ आगे। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है कि पेरियोडिक मोशन हम लोग उस मोशन को कहते हैं, आवर्ती गति हम उस गति को कहते हैं, आवर्ती गति हम उस गति को कहते हैं, आवर्ती गति हम उस गति को कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन को रिपीट करती है। तो आप देखेंगे कि निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, ध्यान रखेंगे, निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, यानी कि निश्चित समय के बाद, आप ऐसे समझ लीजिए, हिंदी में समझ लीजिए पूरी तरीके से, निश्चित समय के बाद, निश्चित समय के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करती है, अपनी पोजीशन को रिपीट करती है, अपने पोजीशन को क्या करती है, तो अपने पोजीशन को वो रिपीट करती है, अपने पोजीशन को वो क्या करती है, तो यहां पर रिपीट करती है। अगर एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय के बाद अगर अपने पोजीशन को रिपीट करती है, इसका मतलब हो गया कि वो पेरियोडिक मोशन होगा। अगर टू एंड फ्रो मोशन कर आगे पीछे की गति कर रहा है, तब तो हमारा ऑसिलेटरी मोशन दोलन गति होगा। तो ये दोलन गति है, ये दोलन गति, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, तो आगे पीछे वाला मोशन करते रहता है, इसको हम लोग दोलन गति कहते हैं। लेकिन एक बार जैसे घड़ी की सुई घूम रही है, तो घड़ी की कोई भी सुई, चाहे हमारा मिनट हैंड हो, चाहे हमारा आवर हैंड हो, चाहे हमारा सेकंड हैंड की हम बात करते हैं, कोई भी अगर हमारा उसके अंदर सुई है, वो हमारा पेरियोडिक मोशन में होता है, वो हमारा दोलन गति में नहीं होता, ऑसिलेटरी मोशन में नहीं होगा। तो घड़ी की जो सुई होती है वो आवर्ती गति में होगा, या पंखा का जो पत्ती होता है, जो पंखा का पत्ती होता है, वो भी हमारी आवर्ती गति में होगा, वो दोलन गति में नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो पेरियोडिक मोशन में हमारा, इसलिए पंखे की अगर पंखुड़ी बोला है, ऐसी परिस्थिति में वो आवर्ती गति है। और ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इस तरह से हम कहेंगे ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा स्टेटमेंट सही है। और आपको कहना क्या था, तो औसत को चूज करना था, कौन सा इसमें से गलत है, वो गलत को चूज करना था। तो मेरे भाई केवल और केवल पहला गलत था, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही केवल राइट था, बाद बाकी और हमारा यहां पर सही है। तो आंसर हम लोग करेंगे कि ए ऑप्शन हमारे यहां पे राइट हो गए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है। सबसे पहला चीज है मेरे भाई कि आहार नाल की अगर बात करते हैं तो आहार नाल कहां से कहां तक होता है। तो सबसे पहला चीज, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर हम लोग ये क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया है। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, याद रखना मेरे भाई, आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होता है, ये भी याद रखना है। सबसे पहला चीज तो ये है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग आहार नाल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आहार नाल होता है ये कहां से कहां तक होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आहार नाल कहां से स्टार्ट होता है, हमारे मुख गुहा से स्टार्ट होगा, और मुख गुहा के बाद कहां पर जाएगा, तो कहेंगे इस मुख गुहा के बाद आप सीधे कहेंगे ये ग्रसनी में जाएगा। ये कहां, तो हम लोग कहेंगे इसको ग्रसनी। ग्रसनी के बाद हम क्या कहेंगे, तो यहां पर एसोफेगस की हम बात करते हैं, जिसमें प्रेस्लेसिस मूवमेंट होता है, इसी एसोफेगस की हम बात कर रहे हैं यहां पर एसोफेगस में। और एसोफेगस से प्रेस्लेसिस मूवमेंट के बाद ये अमाशय में जाता है। अमाशय कहने का मतलब हमारा जो यहाँ पर पेट है हम उसकी बात करते हैं, ये अमाशय की हम बात करते हैं, स्टमक की बात करते हैं। ये अमाशय मेरे भाई हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा स्टमक की हम बात करते हैं। फिर स्टमक से हमारा खाना कहाँ जाता है मेरे भाई, हमारे आहार की अगर बात करते हैं तो ये फिर छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में उसका पाचन होता है, और छोटी आंत से फिर किस में जाएगा, तो ये बड़ी आंत में जाता है, और फिर बड़ी आंत से क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां से बड़ी आंत से ये फिर किस में, तो कहेंगे यहां पर गुदा जिसको कहते हैं, उससे ये बाहर निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि यहां से लेकर के मुख गुहा से लेकर के और जो गुदा तक की लंबाई होती है वो कितने मीटर की लंबाई होती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 9 मीटर की लंबाई होती है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। और आहार नाल को अगर आप देखेंगे तो आहार नाल आपका कहां से शुरुआत होगा, तो यहां शुरुआत होता है और फाइनली यहां पर बाहर निकलता है। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई आप देखिए कि यही एक रास्ता है, यही एक पाथ है, जिस पाथ को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। लेकिन सबका अपना अपना फंक्शन है। मुख गुहा में सबसे पहला पाचन यहीं पर होता है, मुख गुहा में पहला पाचन होगा,
उसके बाद हमारा फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग होता है इस जगह पर, और जो हमारा विंड पाइप होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं उसमें, सॉरी, जो विंड फूड पाइप होता है जिसमें जिससे हमारा भोजन अंदर जाता है उसमें एसोफेगस होता है, और उसी एसोफेगस में हम कहते हैं वो हमारा मसल्स ऐसे करते रहता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्रेशन, जिसको पेरिस्टलिसिस मूवमेंट कहते हैं, और भोजन को पेट में भेज देता है। और फिर अमाशय से छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भोजन संपूर्ण पाचन मतलब भोजन में क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या फिर हम कहेंगे फैट हो सकता है। इन सभी का कंप्लीट रूप से अगर पाचन अगर कहीं होता तो छोटी आंत में होगा, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। फिर बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होगा, केवल यहां पर पानी जल का अवशोषण होता है, और उसके बाद फिर क्या होगा तो हम कहेंगे यहां पर ये गुदा से ये बाहर निकल जाता है, जो मल द्वार जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहां पर आप कहेंगे मेरे भाई कि यहां पर आहार नाल का भाग कौन सा है, तो कहेंगे मुख गुहा तो है, मुख गुहा तो यहां दिख रहा है, तो मुख गुहा तो होगा, बिल्कुल होगा, मुख गुहा यहां पर है, बिल्कुल होगा। क्या अग्न्याशय है? अग्न्याशय कहने का मतलब हम पैंक्रियाज की बात कर रहे हैं। अग्न्याशय कहने का मतलब है हम पैंक्रियाज की बात कर रहे हैं। क्या इसमें पैंक्रियाज है? क्या इसमें कहीं पर आपको दिख रहा है ऐसा कि अग्न्याशय है? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे भाई ये हमारे आहार नाल का भाग नहीं है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि गुदा तो हमारा यहां पर है। तो हम कहेंगे जो गलत है वो कौन सा, तो अग्न्याशय हमारा नहीं होगा। इसीलिए अगर इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने होंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर आप क्या करोगे, तो आपकी इस क्वेश्चन के आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यहां पर नहीं है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारा पैंक्रियाज होता है मेरे भाई, ये मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। ये कैसी ग्रंथि होती है? इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और अगर ये मिश्रित ग्रंथि है तो क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये एंजाइम का भी सिक्रेशन कर देती है, और साथ ही साथ ये हार्मोन का भी सिक्रेशन कर देती है। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों का अगर सिक्रेशन करती है तो इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अगर एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, अगर ये एंजाइम का सिक्रेशन करेगा तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारा बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी हमारा दो होता है। तो एंजाइम का सिक्रेशन करेगा तो वो कौन करेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा बाह्यस्रावी हमारा ग्रंथि करता है, ये हमारा बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि हमारा हार्मोन का सिक्रेशन करेगा तो वो कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं। तो ये सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि होती है वो हमारा केवल और केवल हमारे बॉडी में एक ही है, जिसको हम लोग पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं। इसी पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल करता है कि कितना ग्लूकोज हमारे बॉडी में होना चाहिए। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज लेवल आपको बढ़ जाएगा। अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट करेगा तो ग्लूकोज लेवल घट जाता है। तो दोनों स्थिति में परेशानियां होती है। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे हार्मोन भी सिक्रेट करेगा, एंजाइम भी सिक्रेट करेगा, इनका ये फंक्शंस होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया तो कौन सा आहार नाल, ये क्वेश्चन मेरे भाई ये भी पूछता है। और पहला जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, पहला जो पाचन की क्रिया शुरुआत होती है वो कहां से, तो हमारे मुंह में होता है, मुंह गुहा में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। एसोफेगस में पेरिस्टलिसिस मूवमेंट होता है, एसोफेगस में यहां पर पेरिस्टलिसिस मूवमेंट होता है। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होगा, केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। आगे के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, जैसे कि अंतः श्वसन वायु की अगर बात करते हैं, अंतः श्वसित वायु मतलब कहने का मतलब बाहर से जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं पेट के अंदर, मेरे भाई ऑक्सीजन जाता कहां, हमारे फेफड़ा में जाता है। हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन वो कहां जाएगा, तो फेफड़ा में जाता है। हाँ, टीजीटी साइंस में भी आपको काम करेगा। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी लोग आप अच्छे तरीके से जुड़ जाइए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको साइंस में लगता है कि हमको करना है तो आप मेरे क्लास से जुड़ करके कंप्लीट जो क्लासेस आपको यूट्यूब के माध्यम से हो या एप्लीकेशन के माध्यम से हो है, जो क्लासेस हम कहेंगे करने के लिए वो सारा क्लास आप कीजिए। देखिएगा आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको लगेगा कि मेरा रिजल्ट श्योर हो जाएगा, आपको एहसास होने लगेगा। लेकिन लगातार मेहनत करोगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं तो बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। शुभम जी इस क्वेश्चन के आंसर करके बताएंगे, जो आपके अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के आंसर करके आप लोग बताएंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा अंतः श्वसन की अगर बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है। तो जाहिर सी बात है कि अंतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम। सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन गैस का होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे बॉडी में नाइट्रोजन गैस अगर जाता है, ये नाइट्रोजन गैस जैसे जाएगा वैसे बाहर भी निकल जाता है।
हमारे बॉडी के अंदर जाकर के वो किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ, रिएक्शन में हम कहेंगे इसकी मात्रा में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ये एक नाइट्रोजन गैस जो होता है वो हमारा किसका काम, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करता है हमारी बॉडी में। जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन वगैरह हो रहा होता है, खाना वगैरह पचाने की जो बात या फिर जो भी रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा होता है, उनको क्या करता है तो वो वहां पर फास्ट कर देता है, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कौन, तो कहेंगे यहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं, लेकिन उसका और दूसरा कोई यूज नहीं है, जितना आप लेंगे उतना बाहर निकल भी जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में अगर देखेंगे तो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको कितना, तो 0.04% हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम लोग वायुमंडलीय वायु लेते हैं, हम लोग कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम लोग वायु जो लेते हैं, जो हम लोग एयर लेते हैं, वो कहां से लेते हैं, तो ये हम लोग वायुमंडल से लेते हैं। कहां से लेंगे, तो हम वायुमंडल से लेते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे वायु में हम कहेंगे जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कितना है, तो 78% है। अगर हम लोग ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, तो ऑक्सीजन हमारा 21% हमारा होगा। साथ ही साथ अगर हम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की और भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 0.04% हमारा होता है। तो मेरे भाई ये सब हम लोग क्या करते थे, अपने बॉडी में लेते हैं, अंतः शोषण के दौरान ये सब सारी चीजें आएंगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पूछा गया है, तो ऑक्सीजन आपका कितना, तो 21% हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो मेरे भाई कम होता है, हम कहेंगे 0.04% हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई लॉजिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। किसी तार में उत्पन्न उष्मा का जो परिमाण होगा वो किस पर, परिमाण के मतलब उसकी वैल्यू की बात कर रहा है, तो उत्पन्न उष्मा मेरे भाई किसी तार में बोला गया है, जो उत्पन्न उष्मा का परिमाण यानी कि उसकी जो मात्रा है ज्यादा या कम उसकी बात कर रहा है, वो किस पर निर्भर करता है। अब मान लेते ये वायर है, और इस वायर में करंट का अगर फ्लो होता है, और इस वायर का अपना रेजिस्टेंस होगा, और जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा करंट को यहां से यहां जाने में, वैसी परिस्थिति में इसमें मेरे भाई उष्मा डेवलप करेगा। और ऐसे परिस्थिति में जो उष्मा डेवलप करेगा, जो हीट डेवलप करेगा, जो उष्मा डेवलप करेगा, वो कितना होगा, तो मेरे भाई आप सभी लोग जानते होंगे H = I² RT हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा कहां से आता है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा उष्मा गतिकी के ये वाला फॉर्मूला हमारा कहां से आएगा, तो हम लोग यहां पर कहते हैं, यहां पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर कहेंगे, यहां पर विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये हमारा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण उष्मा डेवलप करता है। तो आपको ध्यान रखना ये भी लाइन कि विद्युत धारा की अगर हम बात करते हैं, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की अगर हम बात कर लें, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम कहेंगे उष्मा डेवलप होता है। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है। और विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव का जो कंसेप्ट दिया गया है, वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, आप सभी को पता होना चाहिए मेरे भाई, ये जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया है। ये भी बात आपको नहीं भूलना है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम उष्मा को H से दिखाते हैं, यहां पर जो उष्मा हमारा H की अगर हम बात करें, ये जो हमारा हीट है, हीट को उष्मा कहते हैं, जिसको हम लोग H से दिखाते हैं। ये जो हमारा H है, ये H किन किन बातों पे निर्भर करेगा। H हमारा समानुपाती I² का, H मेरे भाई समानुपाती हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस का, तार का रेजिस्टेंस का, और H हमारा समानुपाती किसका, तो मेरे भाई टाइम का भी होगा। यानी कि तीन तीन पैरामीटर आपके सामने में यहाँ पर दिख रहा है, और ये तीनों पर हमारा निर्भर करता है। उष्मा जो है, जो हमारा उष्मा है, वो तीनों पर निर्भर करेगा। अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा उष्मा डेवलप करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस वाला होगा तो ज्यादा उष्मा डेवलप करेगा, ज्यादा टाइम तक अगर करंट का फ्लो होगा तो हम कहेंगे ज्यादा उष्मा डेवलप करेगा। यानी अगर आप इन देखते हैं तो जो उष्मा होता है इन तीनों पैरामीटर का समानुपाती है। आप इसको भी देख लीजिए, आप इसको भी देख लीजिए, आप इसको भी देख लीजिए। अगर मेरे भाई ये बात आ गई तो एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, उस चीज को रिलेट करना आप सीखिए और उस चीज को समझना सीखिए। अगर उष्मा रेजिस्टेंस के समानुपाती है, समझना गौर से, अगर हम लोग इसको अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, अगर हमारा उष्मा जो है, अगर ये समानुपाती मेरे भाई रेजिस्टेंस का होगा, किसी तार के रेजिस्टेंस का होगा जिससे हमारा करंट का फ्लो हो रहा होगा, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी वायर की अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक तार होता है और ये एक पतला सा तार हम मान लेते हैं, और इस तार में करंट का फ्लो हुआ। तो तार में करंट का जब फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि करंट का तार में फ्लो होगा, तो ये एक कंडक्टर होगा जिसका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कहेंगे रो इंटू एल अपॉन में हमारा ए हो जाएगा। अगर इस तार की लंबाई अगर यहां से लेकर के यहां तक इस तार की लंबाई अगर एल दे रखा है,
L दे रखा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो रेजिस्टेंस हमारा होता है वो इतना ही होता है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस इन तीनों पैरामीटर पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है ये जो रेजिस्टेंस है ये तीनों पैरामीटर पर हमारा यहां पर निर्भर करेगा, और वह तीनों के तीनों पैरामीटर हमारे क्या क्या होंगे, तो रो पर निर्भर करेगा, वो किस पर, तो लंबाई पे करेगा, वो किस पर, तो मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे एरिया यानी कि मोटाई पर। एरिया का मतलब हो गया मोटाई, एरिया इन द सेंस मेरे भाई मोटाई की बात करेंगे, ज्यादा एरिया ज्यादा मोटा। और ध्यान रखना, और साथ ही साथ ये टेम्परेचर यानी तापमान पर भी निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मेरे भाई एक चीज तो यहां रिलेट करके ये पूछ ही लिया, और अगर ये चीज लाइन आपको समझ में आ गया तो आप समझिए कि आपका काम बन गया। अब कहता है कि मेरे भाई अगर रो पर निर्भर करता है तो रो हमारा पदार्थ की प्रकृति को बताता है। ये रो किसको बताता, तो मेरे भाई कहेंगे ये पदार्थ की प्रकृति को बताता है। अलग अलग पदार्थ के लिए रो का मान अलग अलग होता है, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होगी तो हम कहेंगे रो भी अलग अलग होगा। अलग अलग पदार्थ के लिए रो का मान अलग अलग, हम कहेंगे इसलिए आर का मान अलग अलग, और आर का मान अलग अलग तो उसमें भी ज्यादा और कम हमारा होगा ही होगा। इसका मतलब है कि हम यहां पर कह सकते हैं कि तार का जो पदार्थ होगा उस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि एच हमारा आर पर निर्भर कर रहा है, आर हमारा रो पर निर्भर कर रहा है, हम कहेंगे जो हमारा पदार्थ की प्रकृति निर्भर कर रहा है, इसका मतलब मेरे भाई इस पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। अगर H हमारा R पे निर्भर कर रहा है और R हमारा L पे निर्भर कर रहा है, इसका मतलब मेरे भाई तार की लंबाई पर भी निर्भर हमारा H कर रहा है इनडायरेक्टली। अगर H हमारा रेजिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है तो रेजिस्टेंस हमारा एरिया पर यानी कि मोटाई पर निर्भर कर रहा है, तो उनके तार की मोटाई पर भी निर्भर करेगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। जब तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे तो किसी ऑप्शन में तीनों स्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उपयुक्त में से एक से अधिक लगा दीजिए, डी आंसर आप राइट कर लीजिए। ऑप्शन से डी जो होंगे वो आपके यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, डी जिनके अभी ऑप्शंस है, सोच समझ करके दिमाग लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए थ्योरी एक ही बार पढ़ना होता है, बाद बाकी क्वेश्चंस बनाते 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 आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जितना दिमाग लगाएंगे, जितना दिमाग का यूज करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होना है। लेकिन हम सभी लोग से कहना चाहेंगे, आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर कमी है तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। आप अपने बेहतर तैयारी के लिए, आप अपने बेहतर रिजल्ट के लिए आप अपना पूरा दमखम लगाइए, चाहे जैसे भी हो, क्वेश्चंस के माध्यम से हो, थ्योरी के माध्यम से हो, टेस्ट के माध्यम से हो, आपको करना पड़ेगा। आप जहां कहीं भी हैं, आप सोए मत रहिए, अब अपने आप को जगाइए, अपने आप को कहिए मेरे पास कोई ऑप्शन और दूसरा नहीं बचेगा। देखो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए काम करो, क्योंकि तुमको पता होगा कि ये वैकेंसी का दौर शायद हमको लगता है कि आगे आने वाले 5 साल में फिर नहीं देखने को मिलेगा। ये एक एक बच्चा को पता होगा, और इस परिस्थिति में भी अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे में तो फिर बेकार है। पढ़ाई लिखाई के लिए तो सोच भी नहीं सकते हो, सोचना भी गुनाह है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, और आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, बाद बाकी हम लोग हर तरीके से, चाहे क्वेश्चन के माध्यम से हो, चाहे थ्योरी के माध्यम से हो, आपके साथ हैं। साइंस में अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से हमेशा, आप मेरे भाई फायदा ले सकते हैं। अब देखिए इसमें किसमें पारे के वाष्प का प्रयोग करते हैं। अब पारा का वाष्प की अगर बात करते हैं, आर्गन गैस होता है, जो आर्गन गैस हमारा होता है निष्क्रिय गैस होता है, उस आर्गन गैस के साथ मरकरी वेपर भी हमारा यूज होता है। किसमें, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब, जो हमारा ट्यूब होता है घर में जो ट्यूब जलाते हैं, और साथ में CFL में भी होता है, CFL में भी मरकरी होता, पारा होता है। लेकिन इसीलिए CFL वगैरह को बैन कर दिया, क्योंकि उसमें मरकरी था, और मरकरी से मिनी माता डिजीज होता है, इसलिए इन सबको बैन कर दिया गया। अब के डेट में एलईडी आ गया, तो मेरे भाई एलईडी में हमारा पारा नहीं होगा, वाष्प रूप में एलईडी में नहीं होता है। तो क्वेश्चन में बोला कि पारे का वाष्प किसमें प्रयोग होगा, तो प्रदीप्त नालिका, हमारा जो मरकरी ट्यूबलाइट होता है उसमें होगा। CFL वाले जो बल्ब होते हैं इन दोनों में हमारा इस्तेमाल होता है, तो इन दोनों में हमारा पारे का वाष्प इस्तेमाल होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ इसमें आर्गन गैस भी मौजूद होता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। जब पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है तो बता दीजिए मेरे भाई कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। पहला और दूसरा में ही हमारा होगा मरकरी वेपर के साथ साथ हमारा आर्गन गैस मौजूद होता है। ये सब बात आप लोग जानते ही होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है। अब देखिए एंटीबायोटिक का अगर बात करता है तो जो एंटीबायोटिक है ये मेनली अगर देखिएगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जनरली हमारा एंटीबायोटिक चलाया जाता है। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करते हैं, टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं, एरिथ्रियोमाइसिन जो हम लोग यूज करते हैं, या फिर आप देखते होंगे मेरे भाई पेनिसिलिन भी जो दवाई प्रतिजैविक के रूप में बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ये सब प्रतिजैविक है। ये सब बैक्टीरियल डिजीज में काम आता है, बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। तो ये सब के सब आपके बैक्टीरियल डिजीज के लिए हमारा होता है, और सभी के सभी हमारे एंटीबायोटिक ही हैं। इसमें कोई आसानी का एंटीबायोटिक नहीं है। आप मेरे भाई यहां पर देखेंगे ये आपका सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो कि टीबी के इलाज में था।
ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होता है, ये टीबी के इलाज के लिए, ध्यान रखेंगे, ये टीबी के इलाज के लिए ये सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करते हैं, और एरिथ्रोमाइसिन तो अभी भी इस्तेमाल होता है। टेट्रासाइक्लिन की बात करेंगे, ये भी हमारा इस्तेमाल होता है। पेनिसिलिन भी है, वो भी हमारा एंटीबायोटिक ही है। तो ये सभी के सभी एंटीबायोटिक है। तो मेरे भाई इसमें से हम कहेंगे सभी के सभी एंटीबायोटिक है, इसका मतलब है कि इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कौन सा सही नहीं है, कह रहा कि कौन सा प्रतिजैविक नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं हमारा, लेकिन आंसर करेंगे मेरे भाई इनमें से सभी हमारे क्या है, तो यहां पर एंटीबायोटिक है। तो इसीलिए आंसर के साथ जाएंगे हम लोग, इसमें से ई ऑप्शन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको रिलेट करके बताना है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है, तंतु को फिलामेंट कहते हैं। तो अगर बल्ब के फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है, ये किस मटेरियल का होता है। तो आप ये सभी लोग जान लीजिए कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। आप सभी को पता होगा मेरे भाई, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। ये बात आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही होता है। और टंगस्टन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो डब्ल्यू होता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर टंगस्टन की अगर हम बात करते हैं, तो टंगस्टन हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर तो डब्ल्यू से दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जो टंगस्टन हमारा होता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये काफी ज्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग गलनांक बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर गलनांक बिंदु कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट कितना, तो आपको ध्यान रखना है, ये 3480 यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतने तापमान पर जाकर के टंगस्टन पिघलता है। पिघलेगा तो जरूर, लेकिन इतना तापमान डेवलप करेगा तब। अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर बात करते हैं कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। गलनांक बिंदु क्या होगा, तो कहेंगे ये हमारा उच्च होता है। ठीक है, एक तो कारण ये है। दूसरी बात कि अगर बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर के दीप्त हो जाता है, यानी कि जब वो गर्म हो जाता है तो अपने आप वो जलने लगता है। तो मेरे भाई जब गर्म होगा तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो गर्म होता है धीरे धीरे, और गर्म होते 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 पूरा लाल हो जाता है, और फिर उससे प्रकाशित होने लगती है। का मतलब है ये विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव काम करता है। इसका मतलब है कि ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगर बल्ब का फिलामेंट मेरे भाई अगर जलता है, अगर ये जलता है और जलने के बाद ये क्या देता है, कहेंगे यहाँ पर प्रकाश देता है। जलने के बाद ये क्या देता है, प्रकाश देता है। तो वैसी परिस्थिति में आप कहेंगे मेरे भाई ये हमारा किस प्रिंसिपल पे ये हमारा काम करता है, तो ये भी हमारा विद्युत धारा इसमें हम देते हैं। और विद्युत धारा के द्वारा हम कहेंगे विद्युत धारा का और यहां पर कौन काम करता है, कहेंगे विद्युत धारा का ये उष्मीय प्रभाव ही यहां पर काम करता है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, देखिए जूल जो नियम दिए थे, जूल का जो ये कंसेप्ट है, ये कहां कहां काम करता है। इसका मतलब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर ही ऐसा होता है, इसलिए हम कहते हैं ऐसा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसका गलनांक जो होता है वो काफी उच्च होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रतिरोध निम्न होगा, लेकिन गलनांक हमारा कैसा होगा, यहाँ पर उच्च माना जाता है। अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होगा, तो कहेंगे विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है मेरे भाई, इस बात को भी आप जान लीजिए, इस पर हमारा एमसीबी काम करता है। एमसीबी जिसको हम लोग कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अभी के डेट में आप देखिए घर में जो सुरक्षा का उपकरण है वो एमसीबी के रूप में होता है। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा देंगे तो वह चुंबक में बदल जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम कहते हैं कि हमारा वो काम करता है सुरक्षा का उपकरण। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्यूज हमारा हो गया, ये इस पर काम करता है, साथ ही साथ बल्ब का फिलामेंट भी। तो मेरे भाई फ्यूज वगैरह भी हमारा उस पर काम करता है। आगे चलते हैं। अगला है विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया है, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग कहते हैं। तो मेरे भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो कंसेप्ट होता है, ये किस सिद्धांत पर हमारा काम करता है, कहेंगे विद्युत धारा का हमारा विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर हमारा काम करता है। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हम बात यहां पर कर रहे हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग टर्म आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, सोना का पानी चढ़ाना।
सोना का पानी चढ़ाना ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। सोना का क्या करना, तो यहाँ पर पानी चढ़ाना ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। एक आसान भाषा में आप इतना ही समझ लीजिए। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, आप किसी भी चीज को चमकीला बनाता, चमकाना, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहता है, जो कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर हमारा काम करता है। चलिए आसान था। अगला अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आंसर बताएं। रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। रगड़ने से जो उत्पन्न हमारे विद्युत आवेश हमारे कैसे होंगे, वे स्टैटिक होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप कंघी को बाल में रगड़ते हैं, तो देखिएगा बाल कंघी की तरफ आपका खींचा जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि दोनों के बीच में हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, जो कि कूलम साहब ने ये बताया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर सही है। दूसरी बात है कि आवेश के प्रवाह की, आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो मेरे भाई आवेश के प्रवाह की दर लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अधूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा करना चाहते हैं तो आवेश के प्रवाह की जो दर होती है वो विद्युत धारा कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। आवेश को क्यू से दिखाते हैं, और दर कहने का मतलब टाइम से डिवाइड कर दीजिए, और यही तो विद्युत धारा होता है मेरे भाई। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर मतलब टाइम से डिवाइड कर दिए। स्टेटमेंट सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। आप आंसर करेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भोजन नली की दीवार में संकुचन। अभी हम जस्ट बताए थे कि हमारे गला में क्या तो कहेंगे फूड पाइप है, और भोजन हमारे पेट के अंदर जाता है। क्योंकि जो हमारा एसोफेगस होता है, उस एसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होते रहता है, ऐसे सिकुड़ता फैलता ऐसे करते रहता है। और इस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है, इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और ये हमारे कहां तो एसोफेगस में होता है, हमारा जो भोजन की नली होती है उसमें होता है। तो आप बताइए, संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन मतलब विस्तार, फैलना, सिकुड़ना, ये हमारा भोजन की नली में होगा, उसके दीवार में होता है, यानी एसोफेगस में होता है। और वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, वैसी गति को हम लोग पेरिस्टाल्टिक संचलन या मोशन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आप देखिए मेरे भाई, पीतल की बात अगर कही ली जाए तो पीतल कहने का मतलब आप क्या समझते हैं, तो आप समझिए पीतल कहने का मतलब ब्रास समझिए। पीतल कहने का मतलब ब्रास समझिए। और पीतल हमारा एक मिश्र धातु होता है, और ये कॉपर किसका, तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होगा। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हमारा क्या, तो यहाँ पर कांसा की बात करते हैं। तो मेरे भाई जो कांसा पदक जो मिलता है, खिलाड़ी लोग जो खेलता है तो उसको यहां पर ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, जिसको कांसा पदक कहते हैं। इसलिए आपको याद रखने के लिए आप यहां पर ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, इसको कांसा पदक मिलता है, तो आप कहेंगे ब्रॉन्ज है। तो ब्रॉन्ज में भी कॉपर तो इसमें भी होगा, लेकिन ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज नाम से पता, ब्रॉन्ज 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 यानी टीन वाला फीलिंग आ रहा है, तो इसमें टीन होता है। लेकिन अगर हम लोग तीसरे की अगर हम बात करते हैं, थर्ड हमारा सोल्डर की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, रेडियो टीवी वगैरह में देखते होंगे सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सोल्डर हमारा होता है, इसमें लेड और टीन होता है। एक तो लेड होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें टीन मिक्स होता है। टीन का परसेंटेज ज्यादा और लेड का परसेंटेज कम होता है। ये 63% होगा, तो ये आपका 37% के आसपास होता है। तो ये सोल्डरिंग के पर्पस में हमारा इस्तेमाल होता है। तो यहां पर मेरे भाई अगर देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही है। पहला तो हमारा चलो सही है कि तांबा और जस्ता है, तांबा और जिंक है, कॉपर और जिंक है, पहला पीतल सही हो गया। अगर हम लोग यहां देखते हैं तो कॉपर और टीन है, तो ये भी हमारा कॉपर मतलब तांबा, तो कहेंगे कॉपर और टीन ये दोनों हमारे सही हो गए। यहां पर सोल्डर में तांबा नहीं होता है, सोल्डर में मेरे भाई क्या होगा, लेड होता है, जो कि गलत है। गलत है तो गलत को ही चूज करना था, आपके आंसर हो जाएंगे सी। तो ये सब जो मिश्र धातु होता है ना, ये मिश्र धातु आपको कहीं ना कहीं मेरे भाई याद रखना पड़ेगा। ये सब मिश्र धातु है, ये सब मिश्र धातु होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एक लाइन में जान लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है। मेरे भाई प्रकाश जो है वो कॉर्निया के माध्यम से लिखा है। प्रकाश की अगर बात करते हैं, जो सूरज की प्रकाश है वो कॉर्निया के माध्यम से कह रहा है, कॉर्निया के माध्यम से कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे भाई नेत्र में प्रवेश अगर करता तो वो कॉर्निया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो कौन है, तो कहेंगे हमारा पुतली, जिसको हम लोग प्यूपिल के नाम से जानते हैं। ये प्यूपिल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पुतली के नाम से जानते हैं। हमारे आंखों में पुतली होता है, उसको प्रकाश का मार्ग कहते हैं। ये प्रकाश को मार्ग देता है। ये अगर प्रकाश की अगर बात करते हैं, हमारे आंख में अगर प्रकाश जाता है तो ये प्रकाश को क्या करता है, तो मार्ग प्रदान करता है। प्रकाश को रास्ता प्रदान, मार्ग प्रदान करता है। ये लाइन तो सही होता है।
ये लाइन सही होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। तो कॉर्निया की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉर्निया होता है वो तो आपका नेत्रदान में इस्तेमाल होता है। कॉर्निया हमारे आंखों की सबसे बाहरी परत होती है और वही आप जानते हैं कि नेत्रदान में यूज होता है। नेत्रदान में हम इसलिए कॉर्निया को डोनेट कर पाते हैं क्योंकि वो किसी ब्लड के वेसल से जुड़ा हुआ, किसी ब्लड के पाइप से या नली से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए आप उसको डोनेट कर देते हो। तो यहां पर कॉर्निया हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये कॉर्नियस हमारी आंखों की सबसे बाहरी परत को कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये हमारा अगर प्रकाश हमारी आंख में अगर अंदर जाता है, हमारे नेत्र में अगर प्रवेश करता है तो वो प्यूपिल के माध्यम से। और मेरे भाई जो प्यूपिल होता है वो केवल और केवल ब्लैक कलर का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है प्यूपिल का रंग कैसा होगा, जो हमारा पुतली होता है इसका रंग कैसा होगा, तो प्यूपिल का रंग मेरे भाई याद रखना ये ब्लैक कलर का होता है। एक ही रंग होता है, केवल और केवल ब्लैक होता है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, प्रकाश गिरने का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। देखो कॉर्निया तो बाहर में ही होगा, तो प्रकाश अपवर्तन अगर करेगा तो सबसे ज्यादा प्रकाश तो हमारे कॉर्निया पर ही पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रकाश तो हमारे कॉर्निया पर ही पड़ेगा। तो प्रकाश का अपवर्तन कहने का मतलब हमारे माध्यम से प्रकाश हमारी आंख में इंटर करेगा तो कॉर्निया पर ही सबसे ज्यादा करेगा। ये तो बिल्कुल सही है मेरे भाई, क्योंकि ये हमारा बाहरी जो सबसे बाहरी भाग जो तो वो कॉर्निया ही होता है। हम कहेंगे सबसे ज्यादा अपवर्तन हमारा प्रकाश का वही। तो प्रकाश का अपवर्तन कहने का मतलब मेरे भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना, उसको अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे परितारिका की अगर हम बात करें, देखिए परितारिका किसको कहते हैं, आयरिस। अब यहां पर कुछ चीज सीखने के लिए हम आपको बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर हम लोग आयरिस की अगर बात करें उसको परितारिका कहते हैं। अब ये आयरिस क्या करता है, तो इसके दो दो फंक्शंस आपको याद रखना पड़ेगा। एक अगर आयरिस के एक फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, ये क्या करता है मेरे भाई, तो पुतली का जो साइज होता है उसको कंट्रोल करता है। किसको, तो मेरे भाई पुतली के साइज को ये क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर पुतली के साइज को ये कंट्रोल करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, पुतली के साइज को क्या करता है, तो साइज को ये कंट्रोल करने का काम तो करता ही करता है। साथ ही साथ और क्या करता है, तो ये जो आयरिस परितारिका होता है ये ध्यान रखना मेरे भाई प्रकाश की तीव्रता को भी कंट्रोल करता है। जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसको भी कंट्रोल, प्रकाश की तीव्रता को भी कंट्रोल करता, प्रकाश की तीव्रता को भी ये क्या करता, तो यहां पर कंट्रोल करता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना, ये इनका दो फंक्शंस होता है। दूसरी बात, जो परितारिका है मेरे भाई इसको भी ध्यान रखेंगे, ये ब्लू कलर का भी होता है, ये ब्लैक कलर का भी होता है। ये ब्लू कलर का हो गया और साथ ही साथ ये कैसा कहेंगे यहां पर ब्लैक कलर का हो जाएगा, और साथ ही साथ ये ब्राउन कलर का भी होता है। ये तीनों कलर के होते हैं, लेकिन प्यूपिल आपका केवल और केवल ब्लैक कलर का होता है। अगर आगे हम अगर बात करना चाहते हैं मेरे भाई, तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे आंख की अगर बात करते हैं, हमारे आंख में एक लेंस होता है। इस बात को भी समझने की कोशिश, चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमारे आंख में जो लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है, ये भगवान के द्वारा लेंस है दिया हुआ, और इस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। ये बात तो सबको पता है। लेकिन ये इस लेंस को सपोर्ट कौन देता है, तो इस लेंस को मेरे भाई ये लेंस हमारा सिलेरी मसल्स जिसको हम लोग कहते हैं। कौन से मसल्स की बात करेंगे, तो यहां पर हम सिलेरी मसल से ये जुड़ा होता है। उत्तल लेंस हमारा होता है और ये सिलेरी मसल से ये क्या होता है, यहां पर हमारा जुड़ा होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये सिलेरी मसल क्या करता है, तो इसमें दो तरह का मोशन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन दोनों करता है। तो मेरे भाई ये एक्सपांसन भी करता है, यानी कि फैलता भी होता है। ये हमारा क्या होता है कि एक्सपांसन करेगा, ये हमारा फैलेगा। अगर ये एक्सपांसन होगा तो इसी को हम लोग रिलैक्स भी कहते हैं। एक्सपांसन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको रिलैक्स भी कहते हैं। अगर हमारा सिलेरी मसल्स अगर फैल गया तो समझ लेना वैसी परिस्थिति में जब ये फैल जाएगा तो जो लेंस के साइज होंगे, जो लेंस की परत होगी वो कैसी मोटी या पतली, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और फोकस दूरी क्या होगा। और यही सिलेरी मसल्स हमारा एक्सपेंशन भी करता है, रिलैक्स करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब वो सिकुड़ेगा भी। तो अगर वो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, अगर वो फैलेगा तो क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट आपको बताने हैं। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस दोनों स्टेटमेंट के आंसर कर पाते हैं। एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई, अगर ये रिलैक्स करेगा तो लेंस हमारा पतला हो जाएगा, और जब लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमारे आंखों में सिलेरी मसल्स हमारे लेंस को कंट्रोल कौन करेगा, तो सिलेरी मसल्स करता। अगर सिलेरी मसल्स अगर फैला तो ऐसी परिस्थिति में जब वो फैलता है तो लेंस कैसा हो जाएगा, तो ये याद रखना लेंस हमारा पतला हो जाता, थिन हो जाएगा। थिन मतलब पतला हो गया। अगर लेंस थिन हो गया तो ऐसी परिस्थिति में याद रखना मेरे भाई कि फोकस दूरी उसका क्या हो जाएगा, कि यहां पर फोकस दूरी यहां पर बढ़ जाएगा। अगर फोकस दूरी बढ़ेगा तो पावर और फोकस दूरी उल्टा होता, तो हमारा पावर, आंखों का पावर घट जाता है।
हमारी आंखों का जो पावर होगा मेरे भाई वो घट जाता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। फोकस दूरी बढ़ा तो पावर घट गया। अब इसमें चलते हैं, इसमें हमारा क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ऐसी परिस्थिति में जो लेंस होंगे मेरे भाई, ये लेंस हमारा अब मोटा हो जाएगा। जब लेंस हमारा मोटा हो जाएगा तो याद रखना मेरे भाई कि पावर ज्यादा, देखो लेंस अगर मोटा तो पावर ज्यादा, लेंस अगर पतला तो पावर कम। आपको ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर फैलता है आप कैसे याद रख सकते हो, ऐसे तो हमने बताया, लेकिन याद कैसे रखोगे, तो अगर लेंस फैलेगा तो पतला होगा, अगर पतला होगा तो पावर कम होगा। पावर और फोकस दूरी उल्टा होता है। तो अगर पावर कम हो जाएगा, हेलो, हाँ आकाश जी, क्लास क्लास ले रहे हैं, करते हैं। हाँ ठीक, हाँ 10 बजे फ्री हो जाएंगे, करते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो अगर हम यहां पर बात करें, मैं किसकी बात कर रहा था मेरे भाई, ये इतना दिन से सोच ही रही है, कितना बच्चा क्लास कर रहा है और अभी तक ये सोच ही रही है रश्मि, बताइए क्या नाम है इनका, इतना सोचना नहीं है, क्लास कीजिए। देखिए आप इसको कैसे सोचेंगे, कैसे, जब सिलेरी मसल्स हमारा फैलेगा तो जाहिर सी बात पतला होगा, जब लेंस पतला होता तो पावर घटता, और पावर और फोकस दूरी उल्टा होगा। तो पावर अगर जैसे ही लेंस, जैसे ही लेंस हमारा खींचेगा तो हम कहेंगे पतला होगा, पतला होगा तो पावर कम होगा, पावर कम होगा तो फोकस दूरी ज्यादा होगा। आप देखिए कि जैसे ही वो फैला, जैसे ही वो फैला तो लेंस हमारा पतला हुआ, लेंस अगर पतला हुआ तो पावर कम हो गया, पावर कम हुआ तो फोकस दूरी ज्यादा हो गया, एकदम रिलेशन है। अगर यहां देखेंगे, अगर लेंस कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकुड़ा, तो हम कहेंगे हमारा लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस अगर मोटा हो गया हम कहेंगे पावर ज्यादा हो जाएगा। अगर मेरे भाई यहां पर पावर ज्यादा हो गया तो पावर और फोकस दूरी में उल्टा रिलेशन, हम कहेंगे फोकस दूरी घट जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। इतना अगर कैसे याद रहेगा, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपको याद रखना है, आपके काम बन जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, क्लासेस करिए, ठीक है, बहुत प्यार से बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास करा रहे हैं, ठीक है। और ये मौका है ना, एक्सीडेंट वगैरह तो चलो ठीक है, वो नॉर्मल है, अपना डॉक्टर इलाज करेगा, लेकिन आप उन चीज़ों को भूल करके मेहनत कीजिए, और हो सकता है कि आपकी सफलता आपकी पूरी फैमिली को खुश कर दे, ठीक है। मौका है, इतना समय दे रहे हैं तो मेहनत कीजिए। और हमको लगता है कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस, लगातार मेहनत कीजिएगा मेरे साथ, तो इतना अच्छा आपका हो जाएगा साइंस कि आप जितना सोचते भी नहीं होंगे। एक एक क्वेश्चन लगेगा कि सर मैंने पढ़ रखा है और हमसे साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो ये था। तो मेरे भाई इन सभी चीजों को ध्यान रखना, तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर सही स्टेटमेंट, क्वेश्चन में क्या था तो कहेंगे यहाँ पर हमारा सही चीज को चूज कर रहे हो, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा और तीसरा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ये भी चीज आपको ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन तो एकदम आसान है, फिजिक्स का क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कारण है कि सूरज की हम बात करते हैं, किसकी, तो सन की बात करते हैं, हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व पहले ही दिखाई देने लगता है। देखिए मेरे भाई, जब कभी भी क्वेश्चन में ये बोलता है कि तारा अपने वास्तविक स्थान पे नहीं होता है, तारा जब टमटमाता टिमटिमाता है, तारा रहेगा कहीं, दिखाई देगा कहीं, क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश का कई बार अपवर्तन हो जाता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्योदय सूर्यास्त की हम बात करते हैं, जैसे सूर्योदय वगैरह होता है, देखिएगा क्या होगा, तो सूर्य हमारा नीचे ही रहेगा लेकिन आपको ऊपर दिखाई देता है। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि ग्लास ले लीजिए, ग्लास में पानी डालिए, जो शीशा वाला ग्लास होता है, इस पेन को डालिए, तो पेन जो सीधा था वो टेढ़ा नजर आने लगता है, ये जितनी गहराई में है उतनी गहराई से ऊपर दिखाई देता है। इसलिए वास्तविक पोजीशन में अगर दिखाई नहीं देता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन की घटना घट रही है। तो मेरे भाई प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग आपको नीला दिखाई देता है। अगर नीला कलर का प्रकीर्णन होगा तो नीला दिखाई देगा। अगर प्रकाश का परिक्षेपण की बात करते हैं तो प्रकाश के परिक्षेपण के कारण आपको पता है 7 कलर आपको दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आगे चलते देखो, अगला भी आपको दे रखा है, निम्नलिखित में सही सम्मिलित करना। देखो आकाश का रंग नीला दिखाई देता, तो नीला रंग वगैरह दिखाई देता तो आप कहेंगे यहाँ पर अपवर्तन नहीं हो, प्रकीर्णन के कारण होगा। इसका मतलब है मेरे भाई ये अपवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर प्रकीर्णन होगा।
यानी कि प्रकीर्णन, जिस भी रंग का प्रकीर्णन होगा वैसा ही वो चीज दिखाई देता है। अगर लाल रंग का प्रकीर्णन तो लाल दिखाई देगा, अगर ब्लू रंग का प्रकीर्णन तो ब्लू रंग दिखाई देगा, आकाश का रंग नीला करता तो नीला कलर का प्रकीर्णन हुआ है। अपवर्तन नहीं, तारा जब टिमटिमाता तो प्रकीर्णन नहीं होगा, यहाँ पर अपवर्तन होगा। प्रकाश का क्या होगा मेरे भाई, तो प्रकाश का यहाँ पर अपवर्तन हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखो टिमटिमाना मतलब क्या, ज्यादा और कम, ज्यादा और कम रोशनी होता है। तो हमारे आंख और तारा के बीच में बहुत सारे वायुमंडल का लेयर है, माध्यम अलग अलग है। तो प्रकाश जब माध्यम को परिवर्तित करता है, माध्यम चेंज करता है, तो अपवर्तन होता है प्रकाश का। जो चीज जहां दिखना चाहिए वहां दिखेगा नहीं, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसलिए तारा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, टिमटिमाता हुआ दिखता है, तो वह प्रकाश का अपवर्तन का ही कंसेप्ट हमारा है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रकाश हमारे अवयवी वर्णों में विभाजन, तो प्रकाश मेरे भाई हम लोग जानते हैं प्रकाश कितने रंग में, तो प्रकाश अवयवी वर्णों में विभाजन यानी कि 7 रंग में आपको विभाजित हो जाता है। तो 7 रंग में विभाजन अगर हो तो उसको विक्षेपण कहते हैं। ये तो सही है। तो एक सही था, दूसरा गलत था, पहला और दूसरा गलत था। तो चूज क्या करना था, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो मेरे भाई ये केवल और केवल सही है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही सिर्फ सही है। तो केवल और केवल तीसरा सही आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए काम का है। तो मेरे भाई अगर हम लोग श्रेणी क्रम समूहन की बात करते हैं, अगर अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, अगर हम लोग श्रेणी क्रम समूहन की अगर हम बात करते हैं, तो एक बात आप जान लीजिए कि श्रेणी क्रम समूहन की जब हम बात करते हैं ना, इस श्रेणी क्रम समूहन में आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इसमें क्या होगा, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका मान बढ़ता है। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब समतुल्य प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर समतुल्य जो प्रतिरोध होता है इसका मान बढ़ जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है, सबसे कम प्रतिरोध वाला जो प्रतिरोध होगा उससे भी ज्यादा हमारा हो। तो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा मेरे भाई वो क्या होगा, तो यहाँ पर ज्यादा होता है। समतुल्य प्रतिरोध का मान यहां पर बढ़ जाता है और टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग ये कहते हैं। दूसरी बात, श्रेणी क्रम में एक बात तो ये ध्यान रखना, दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है, इसमें करंट की अगर बात करें मेरे भाई, तो करंट का मान कांस्टेंट होगा। करंट में कोई डिवीजन नहीं होगा, एक समान करंट किसी भी रेजिस्टेंस में पार करेगा, एक समान रेजिस्टेंस करंट हमारा होगा। तीसरा आपको ध्यान रखना है, इसमें वोल्टेज हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, वोल्टेज अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से मेरे भाई दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, एक तो आपका समानांतर क्रम का समूहन हो गया, दूसरा आपका क्या होगा, तो यहां पर हम कहेंगे, चलो एक हमारा यहां पर इसको ए कर लेते हैं, इसको हम लोग बी कर लेते हैं, ज्यादा दिक्कत है। तो अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, दूसरा हमारा कह सकते हैं यहां पर समानांतर क्रम समूहन की हम बात करते हैं। अगर मेरे भाई किसी भी तार को अगर हम लोग कैसे पैरेलल में अगर जोड़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होंगे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग यहां पर समतुल्य प्रतिरोध बोल दीजिए या तुल्य प्रतिरोध बोल दीजिए, चलेगा। टोटल प्रतिरोध बोल दीजिए वो भी चलेगा। जो टोटल प्रतिरोध का मान होता है यहां पर हमारा क्या होता है, यहां पर घट जाता है, यहां पर घट जाता है। और जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम हो जाता है, ये स्टेटमेंट होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो होगा उससे भी ज्यादा हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा भी आपको ध्यान रखना मेरा, अगर समानांतर क्रम में अगर बात करें, तो यहां पर करंट अगर कांस्टेंट है, तो यहां पर करंट हमारा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि करंट हमारा अलग अलग तार में अलग अलग जाएगा। और तीसरा बात याद रखना मेरे भाई, इसमें वोल्टेज हमारा सब में क्या होगा, तो बराबर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। तो अगर श्रेणी क्रम समूहन होगा, तो जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा, जो जो बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी ज्यादा हो जाएगा। अब अगर श्रेणी क्रम समूहन के जो तुल्य प्रतिरोध होंगे, टोटल प्रतिरोध हमारा जो होगा उसका जो मान है, कह रहा कि किसी एक प्रतिरोध से कम होगा क्या, नहीं, किसी एक प्रतिरोध से हमेशा ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। आप ध्यान रखें, गलत हो गया। दूसरा, पार्श्व क्रम हम लोग किसको बोलते हैं, तो मेरे भाई समानांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को पार्श्व क्रम कहते हैं। तो समानांतर क्रम में क्या होगा, तो हम कहेंगे समानांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इसका पृथक प्रतिरोध मतलब एक प्रतिरोध के मान से क्या होगा कि अधिक होगा, नहीं, इसमें तो मेरे भाई कम हो जाएगा, इसमें घट जाता है, इसमें ज्यादा, उल्टे दे रखा है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। तो हमारा ना तो एक सही है ना तो हमारा दो सही है, इसमें से कोई स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। एक्चुअली में होता ये है। आगे आपके सामने में अखंड ज्योति बैच, जो कि 9th-10th वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए स्पेशली अखंड ज्योति बैच। अब आप कहेंगे सर अखंड ज्योति बैच आपका 6 to 8 का भी है, अखंड ज्योति बैच आपका 9th-10th का भी है, और अखंड ज्योति बैच जो कंबाइंड 6 to 8 9th-10th के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी है, साइंस के लिए। हम आपको बता देना चाहते हैं
कि 9-10th वाले जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा अलग सेक्शन केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के कुछ पोर्शंस पढ़ने हैं, हम इसमें उसको कराएंगे और प्यार से कराएंगे। अभी तो 3-4 महीने का समय है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम करा देंगे, पूरा का पूरा बेहतर तरीके से हम करा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब लगातार आपकी क्लासेस चलेगी, जो छुट्टी होना था हो गया, लगातार आपकी क्लासेस चलेगी, उसमें हम लगातार आपकी क्लासेस को कराएंगे। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर मौका है कि साइंस को बहुत अच्छा कर लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 9-10th के लिए भी अखंड ज्योति बैच है, 6 to 8 के लिए भी अखंड ज्योति बैच है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि 6 to 8, 9-10th अगर दोनों कंबाइंड होगा तो उसके लिए अखंड ज्योति बैच आपका है। तो आप यहां से अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, मौका बहुत अच्छा है और हमको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को कवर कर पाएंगे। आगे बात करते हैं लघु पथन हम किसको कहते हैं। मेरे भाई लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट को कहते हैं। तो जहां कहीं भी लघु पथन की अगर बात कर लेता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि लघु पथन कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा मेरे भाई कि तार कहीं पर जल जाता, आग लग जाता तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वही शॉर्ट सर्किट की हम बात करते हैं। तो लघु पथन जब शॉर्ट सर्किट कहीं पर होता है तो आप ध्यान रखना, जो वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, तार का जो रेजिस्टेंस होता है, वायर का जो प्रतिरोध होता है वो जीरो हो जाता है। जब वायर का प्रतिरोध जीरो होगा तो मेरे भाई जाहिर सी बात, प्रतिरोध जब जीरो होगा तो करंट हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर करंट इनफाइनाइट होगा तो हम कहेंगे यहां पर उष्मा हमारा बहुत ज्यादा डेवलप करेगा। ऐसी परिस्थिति में उष्मा बहुत ज्यादा डेवलप करेगा और आग लग जाएगा। तब क्या होगा तो हम कहेंगे यहां पर आग लग जाएगा, यहां पर आग लग जाएगा और ऐसी परिस्थिति में आग लग जाता है। ये हमारा शॉर्ट सर्किट का होता है फंडा। तो जहां कहीं भी शॉर्ट सर्किट लघु पथन की अगर बात कर लिया, जहां कहीं भी लघु पथन की बात कर लिया तो समझ लेना कि वायर का रेजिस्टेंस जीरो हो गया। और अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ये दोनों उल्टा होता है, ये ज्यादा होता तो ये कम होता, अगर ये बहुत जीरो हो गया तो ये अनंत हो जाएगा, यानी दोनों उल्टा होता है। और जब करंट अगर बहुत ज्यादा पास करेगा तो हम लोग जानते हैं करंट ज्यादा पास करता तो उष्मा ज्यादा डेवलप करेगा, जब उष्मा ज्यादा डेवलप करेगा तो आग लग जाएगा। तो मेरे भाई शॉर्ट सर्किट में बहुत अधिक विद्युत धारा हमारा हो जाता है, तो विद्युत धारा का मान जो होगा वो बहुत अधिक हो जाएगा, या अधिक नहीं वो बहुत अधिक हो जाएगा, यानी कि अनंत तक चला जाता है और वैसी परिस्थिति में आग लग जाता है। आगे अगर बात करते हैं अगला मेरे भाई, यहां पर दे रखा है कि एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश है। तो मेरे भाई कोई तत्व हमारा है, मान लेते जो तत्व हमारा है वो एक्स है, कोई भी तत्व आप मान लीजिए एक्स है, और इस पर कितने धन आयन है मेरे भाई, तो +3 धन आयन है। क्वेश्चन में बोला, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। एक तत्व यहां पर लिया गया, उस तत्व पर कितने आयन के आवेश हैं, तो उस पर +3 आवेश है। धन आवेश बोला मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। कितना पॉजिटिव चार्ज, तो कहेंगे एक्स हमारा कोई एलिमेंट है, ये एक्स जो है, ये एक्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक्स हमारा कोई एलिमेंट है। इस एक्स एलिमेंट के ऊपर में कितना प्लस है, तो कहेंगे +3 है। इसका मतलब है मेरे भाई उस एक्स में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितने माइनस उस पर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा होता है। इसका मतलब ये होता है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। एक इलेक्ट्रॉन, एक माइनस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, दो माइनस दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर 3 प्लस होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर 3 माइनस तो 3 इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा होगा। तो यहां पर कह रहा है एक तत्व हमारा ऐसा है जिस पर 3 वो क्या है, तो धन आवेश है। आगे स्टेटमेंट दे रखा है, अगला जो स्टेटमेंट है उसको भी पढ़ेंगे। कहता है कि परमाणु की जो द्रव्यमान है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो आपको 27 दे रखा है। मेरे भाई एक बात आप बता दीजिए कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है हमारा क्या क्या चीज मिल करके होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता होने का सवाल नहीं बनता। तो परमाणु द्रव्यमान हमारा किसका होता है, कहेंगे हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला करके होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला दीजिए तो वही परमाणु द्रव्यमान होता है, और प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो मेरे भाई अगर परमाणु द्रव्यमान अगर 27 है, यानी कि अगर परमाणु द्रव्यमान कितना है तो यहां पर 27 है, और साथ ही साथ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, अगर 14 दे रखा है, यानी ये आपको अगर 14 दे रखा है तो आप यहां से प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे तो 14 और 13 27, यानी कि हमारा 13 प्रोटॉन की संख्या होगी। तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होता है। यही कौन सी संख्या, तो यही हमारा परमाणु संख्या होता है। तो प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाता है, ये बात आपको पता होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो मेरे भाई आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, एक्चुअली में आपको एक बात हम बताना चाहते हैं, पहले उस चीज को समझिए। अगर कोई हमारा एलिमेंट, अगर कोई हमारा एलिमेंट ऐसा हो जो कि कंप्लीटली हमारा स्टेबल हो, कंप्लीटली हमारा न्यूट्रल हो, अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट होता है, ना तो उस पर प्लस होगा ना तो उस पर माइनस होगा, तो हम कहते हैं कि जितना प्रोटॉन की संख्या है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है,
अगर मान लेते थोड़ा देर के लिए ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसके हिसाब से परमाणु संख्या कितना, तो 13 हो गया। अगर परमाणु संख्या 13 है, प्रोटॉन की संख्या 13 है, न्यूट्रल एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो वैसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन भी तो 13 होगा। लेकिन अगर वो हमारा +3 खा गया तो इलेक्ट्रॉन तो घट जाएगा ना। देखो इलेक्ट्रॉन घटेगा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता है। तो मेरे भाई अगर +3 हो गया हम कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, बचा कितना, 13 में से 10 ही बचा ना। लेकिन ऑप्शन में 10 नहीं दे रखा है, तो कहीं उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, तो 10 ही होगी। आगे मेरे भाई अगला देखते हैं। मिश्र धातु एक धातु का अथवा एक अधातु की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि एक मिश्र धातु है और उसमें एक धातु अथवा एक अधातु के साथ वह मिश्रण बनाता है। और बताइए कि इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर अवयव में एगो कम से कम अधातु है, एगो कम से कम अधातु ये पूछा गया। अब मेरे भाई फिर से देखो, अगर तुम पीतल की बात कर रहे हो तो पीतल मिश्र धातु होता है किसका, कॉपर, और हमारा पीतल मतलब ब्रास, कॉपर यानी कि जिंक की बात करेंगे। दूसरे की अगर बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या था कि कांसा की बात करते हैं, और कांसा कहने का मतलब है हमारा ब्रॉन्ज की बात करेंगे। इसमें हमारा कॉपर होगा और साथ ही साथ हमारा टीन होगा। और अगर अब स्टील की अगर हम बात करते हैं तो ये तो आपको पता होना चाहिए, स्टील में हमारा आयरन होता है और आयरन के साथ साथ हमारा कार्बन का मिश्रण होता है। आयरन और कार्बन मिलकर के स्टील बनता है। अब यहां पर मामला ये है कि अगर आप कॉपर को देखेंगे तो ये धातु, ये भी हमारे धातु होते हैं, लेकिन ये हमारे ट्रांजिशन में एलिमेंट होते हैं। ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा, तो ये हमारा संक्रमण तत्व हमारा होता है। लेकिन आप समझ लीजिए मेरे भाई कि ये हमारा धातु, ये भी हमारा धातु में आएगा, ये तो हमारा नहीं होगा। इसमें भी ये धातु, ये भी धातु, ये नहीं होगा। इसमें आयरन हमारा धातु है, आयरन तो हमारा धातु है, लेकिन मेरे भाई कार्बन हमारा क्या होता है कि ये हमारा अधातु होता है, ये हमारा केवल अधातु होता है। यहां पर इसको देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर धातु होगा, ये धातु, तो ये भी हमारा क्या, तो यहाँ पर धातु है। यहां पर इसको देखिएगा तो ये आपको धातु नजर आएगा, कॉपर आपका धातु होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। इसको हम लोग संक्रमण तत्व के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और जो संक्रमण तत्व हमारा होता है, ये संक्रमण तत्व हमारा होता है, ये भी हमारा धातु ही तो होता है, तो हम कहेंगे ये भी हमारा धातु हो गया। तो मेरे भाई कौन सा इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन है, कौन सा इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एगो कम से कम अधातु है, तो हमारा स्टील है, क्योंकि इसमें कार्बन हमारा एक अधातु के रूप में है। तो आप किसके साथ जाएंगे, तो आप स्टील के साथ जाएंगे। तो स्टील मेरे भाई एक प्रकार का एलॉय होता है, एक मिश्र धातु है, आयरन और कार्बन मिल करके हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई हमारा एक्सेप्शन अपवाद का क्वेश्चन है। ये किसका, तो आपको ध्यान रखना है, ये अपवाद का क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और आपको ध्यान रखना, अपवाद वाले क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं, अपवाद वाले क्वेश्चंस में हमेशा एग्जाम में आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है, आप हम सभी लोग पढ़ते हैं कि जितने भी धातु हैं, अगर वो किसी भी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये बात हम लोग अपने जहन में, अपने रूह में डाल के रखते हैं कि अगर कोई भी धातु, धातु की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा, कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा, वह हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। किसको छोड़ करके, तो मेरे भाई मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़ करके। अगर मैंगनीज और मैग्नीशियम ये भी धातु है, लेकिन अगर ये HNO3 के साथ, कौन से एसिड के साथ, अगर ये मेरे भाई HNO3 के साथ प्रतिक्रिया अगर करता है, किस एसिड के साथ, इस एसिड के साथ अगर प्रतिक्रिया करेगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। तो मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि किससे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, तो नाइट्रिक एसिड का रिलीज नहीं करता। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। और जनरली आप जानते हैं कि धातु एसिड के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो वह हमारा हाइड्रोजन गैस छोड़ता ही है। रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो नाभिक तो मेरे भाई पॉजिटिवली चार्ज होता है, उन्होंने ये सिद्ध करके बताया था, और न्यूक्लियस को उन्होंने खोजा था। प्रमाणित किया कि कण हाइड्रोजन के परमाणु के 4 गुना, तो ये तो मेरे भाई उसका कोई प्रमाण नहीं था। सौर परिवार की तुलना की गई थी। हाँ बिल्कुल ये सही बात है मेरे भाई कि रदरफोर्ड ने ये बोला था कि बीच में तो हमारा चलो ठीक है कि पॉजिटिव है, लेकिन चारों तरफ कौन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये बात उन्होंने बताया था। तो चारों तरफ अगर हमारा घूमता है, जैसे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है उसके ग्रह या उपग्रह, वैसे ही यहाँ पर भी था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो हम कह रहे हैं सौर परिवार की तरह उसको कह दिया गया था। ये सही स्टेटमेंट है। अगला कहता है कि रदरफोर्ड ने थॉमसन मॉडल दिया था, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। थॉमसन मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, ये हमारा प्लब पुडिंग मॉडल दिया था, तरबूज के तरह बताया था कि हमारा न्यूक्लियस होता है, हमारा ये होता है एलिमेंट्स होता है, क्या कहते हैं, थॉमसन मॉडल हमारा तरबूज की तरह होता है, ये इन्होंने बताया था मेरे भाई एटम के बारे में। तो ये थॉमसन मॉडल था हमारा, जे थॉमसन ने था, तो ये गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसमें से क्या है सही दर्शाता है। तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा कहां पे, आंसर वही कर लीजिए। नेक्स्ट
अब अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने में आएंगे, इसमें तो सबसे पहले आप एक चीज को सही कर लीजिए, चूंकि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपको बटे में होगा, ये आपको 1 नहीं है, ये बटे में है, ये बटे में तो ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो माध्यम ए और माध्यम बी आपको दे रखा है, एगो माध्यम ए है, एगो माध्यम बी है, और प्रकाश माध्यम ए से माध्यम बी की तरफ जा रहा है, जैसा कि तीर का निशान आपको दिखा रहा है। यानी ऐसे प्रकाश हमारा ऐसे प्रकाश हमारा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ऐसे टकराने के बाद हमारा ये माध्यम जैसे ही चेंज किया, हम कहेंगे एंगल भी चेंज हो गया, ये इस तरह। यहाँ पर कितने डिग्री पर ये आपतित हुआ, तो कहेंगे 30 डिग्री पर। एक्चुअली में ये हमारा आपतन कोण नहीं होगा, ये नहीं होता, तो अविलंब के साथ वाला कोण होता है, ये एंगल होता है। ये 60 डिग्री हमारा आपतन कोण होगा, यानी कि ये हमारा थीटा आई हो गया, या इसी को आप आई इंसिडेंस एंगल के नाम से भी जानेंगे, आप इसको कहेंगे आई हमारा ये हो। क्योंकि अविलंब के साथ कोई भी देखो, आपतित किरण अविलंब के साथ ही, ये अविलंब होता है, इसके साथ कोण बनाया हुआ कोण अविलंब हमारा आपतन कोण होता है, और इसी के साथ जो एंगल बनाता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर आर से दिखाएंगे। और ये आर कितना, कहेंगे यहाँ पर हमारा 45 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन में बोला कि चित्र में किसी प्रकाश की किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में भेजना है। माध्यम ए से कहा, तो माध्यम बी में उसको गमन करा देना है, और कहता है कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो मेरे भाई आपको माध्यम बी का अपवर्तनांक को मीन्स दिखाते हैं, माध्यम बी का अपवर्तनांक तो बी पहले लिखेंगे, किसके सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष ऐसे लिखते हैं। और इसको लिखने का तरीका है म्यू बी अपन में क्या, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा म्यू ए होता है। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा। स्नेल्स लॉ कहता है मेरे भाई कि इधर का और इधर का दोनों में क्या कहेगा, तो यहाँ स्नेल्स लॉ हमारा जब लागू होता है, तो स्नेल्स लॉ कहता है मेरे भाई, इस बात को समझिएगा, ये कहता है ऐसी परिस्थिति में कहेगा, यहां पर देखेंगे तो इधर हमारा म्यू ए हो गया, और इधर हमारा क्या जाके यहाँ पर हम कहेंगे म्यू बी हो गया। क्योंकि माध्यम ए है तो माध्यम ए के लिए, माध्यम बी है तो माध्यम बी के लिए। इनका कहना होता है मेरे भाई, जो माध्यम ए हमारा है, म्यू ए जो है, ये हमारा साइन आई हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंस वाला हमारा इधर से जा रहा है, तो ये इंसिडेंस आई वाला हो गया। बराबर में जो म्यू बी हमारा है, वो हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर साइन आर हमारा हो जाता है। तो मेरे भाई इस परिस्थिति में इसको आप बराबर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे कि म्यू बी अपन में अगर म्यू ए अगर कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको लिखना पड़ेगा कि म्यू बी अपन में, हाँ, म्यू बी अपन में अगर म्यू ए कर दिए, तो ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, तो साइन आई अपन में आपको साइन आर लिखना पड़ेगा, साइन आर लिखना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये वाला चीज आप पास आ गया। अब इसी को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ पर कहेंगे जो हमारा म्यू बी अपन में म्यू ए हमारा निकल करके आया, साइन आई अपन में साइन आर आया है, तो साइन आई अपन में क्या, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा साइन आर हो गया। तो मेरे भाई इंसिडेंस एंगल तो हमारा 60 होगा, ये तो होगा, इसके साथ नहीं बनाता, हमेशा इसके साथ बनाता है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा कितना, तो 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, आप सभी लोग जानते होंगे, इतना मैथमेटिक्स आपको पता होगा। और रिफ्रैक्शन एंगल हमारा कितना होगा, तो ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई साइन 60 का वैल्यू शायद मेरे हिसाब से √3/2 होता है, और साइन 45 का मान तो 1/√2, यानी √2 हमारा ऊपर चला जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप क्या कीजिए, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दीजिए, और ऐसी परिस्थिति में आपको √3 ये आपको 2 आ जाएगा, √2 हमारा गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 2√2 आपका बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली ये √3 अनुपात में √2 आपका बच जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई देखो, अगर अपवर्तनांक बी का निकालना ए के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे, जिसका निकालना उसको ऊपर लिखेंगे। अब इतना बराबर इतना क्यों आया, तो कि हम लोग जानते हैं मेरे भाई, ये स्नेल्स लॉ हमारा कहता है, ये लॉ हमारा कहता है, ये वाला जो मैंने लिखा है, ये हम कहां से लिखे, तो हम लोग इस डायग्राम से लिखे हैं। जिधर का अपवर्तनांक उधर का हम लोग एंगल लेंगे, इधर का अपवर्तनांक इधर का एंगल, ये बी है तो बी का अपवर्तनांक इधर का एंगल, और इधर ए है तो इधर का अपवर्तनांक इधर का एंगल लेंगे। तो हम लोग इसलिए म्यू ए साइन आई बराबर म्यू बी साइन आर हो गया। हमको म्यू बी अपन में म्यू ए चाहिए, तो हम म्यू बी अपन में म्यू ए निकालेंगे इसी फॉर्मूला से। जब इसी से हम लोग ऐसा निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और इसी को डायरेक्ट पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो ये एक तरीका है कि आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे में, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, कहता है कि किशोरावस्था में मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन के चिन्ह बताएं। अब बताइए, लड़का में परिवर्तन बोला गया, तो जाहिर सी बात है लड़का में परिवर्तन क्या होगा, मूंछदारी का आना, साथ ही साथ क्या होगा, हम कहेंगे यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन से स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, तो ये सब चीज होगा।
तो दूध का दांत का टूटना ये तो सभी में होता है, सिर्फ लड़का में ही क्यों होगा? कद का बढ़ना, हाइट वगैरह सब में बढ़ता है। आवाज मेरे भाई बच्चा में भारी होने लगता है, मेल जो होते हैं मेल पार्ट्स में आवाज भारी होगा और फीमेल का आवाज पतला होने लगता है। अगला तो मिलान करना है। ये सामान्य नाम आपको पता है कि एसिटिक एसिड जिसको आप विनेगर कहते हैं, सही है। ये बेंजोइक एसिड ये भी सही है। ये भी हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये भी हमारा सही है। ऑक्जेलिक एसिड हमारे पालक और टमाटर में होता है और इसी के कारण कहते हैं पथरी होता है, जो पत्थर होता है हमारे पेटों में हो जाता है। ये सभी हमारे सही है और सत्य को चूज करना था 1 2 3, हमारे तीनों के तीनों सही है। आगे अगला कहता है एक हमारा फूड चेन की हम बात करते हैं मेरे भाई। तो फूड चेन में सबसे ज्यादा हमारा कौन होगा? तो प्रोड्यूसर होगा मेरे भाई। प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज हमारा क्या होगा? तो हमारा सबसे पहला तो हमारा उत्पाद होगा सभी हरे पेड़ पौधे। इसके बाद हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होगा, फिर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, फिर हमारा क्या होता है? टर्सरी कंज्यूमर होगा। फिर क्या होगा? तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा लास्टली हम ये भी कह सकते हैं डिकम्पोजर होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर डिकम्पोजर कह दिए। तो ये डिकम्पोजर हमारा सबसे लास्ट में होगा। तो कहेंगे संख्या में अगर देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में हमारा यही होगा, हरे पेड़ पौधे यही होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में यही होगा। तो हम कहेंगे खाद्य श्रृंखला में सबसे सर्वाधिक संख्या में अगर होगा तो हमारा कौन? उत्पादक होगा, जो प्रोड्यूसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कथन कथनों पर विचार करें। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है मेरे भाई। स्टेटमेंट हमारा राइट है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो आपको ध्यान रखना है केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा ज्यादा और कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा और कम होता है तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई आपको ध्यान रखना है परमाणु संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। जैसा परमाणु संख्या पहले वैसा ही बाद में होगा। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से परमाणु संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको ध्यान रखना है जब भी हमारा रिएक्शन में अगर कोई भाग लेता तो इलेक्ट्रॉन लेता, प्रोटॉन भाग नहीं लेता, इसलिए परमाणु संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि रासायनिक विक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, यानी परमाणु संख्या लिखना चाहिए था, किसी एक तत्व का परमाणु संख्या लिखना चाहिए था। ये मेरे भाई मिस्टेक से लिखा गया है, परमाणु संख्या यहां लिखना चाहिए था। परमाणु संख्या दूसरे तत्व के परमाणु संख्या की अगर हम बात करें दूसरे तत्व के परमाणु संख्या में नहीं बदलता। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारा प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या और किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ना कि प्रोटॉन भाग लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी संबंध जब टूटते हैं या जुड़ते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो मेरे भाई दोनों स्टेटमेंट सही, हम कहेंगे यस। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हमारा क्या? तो यहाँ पर असत्य है। कौन सा हमारा गलत है? तो नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किसी तत्व किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के बाहर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के बाहर होंगे, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अगर तक परमाणु, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे राइट हो गए। इसका मतलब मेरे भाई हमारा सी यहां पर गलत होगा। जब ये गलत होगा तो यही आंसर होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो कुल आवेश होता है उसके नाभिक के कुल आवेश से अधिक होता है क्या? नहीं, नाभिक में तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उससे ज्यादा और कम की क्या बात करें? नेगेटिवली चार्ज जो हमारा होता है वो हमारा कम होगा और पॉजिटिवली चार्ज हमारा ज्यादा होता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये गलत इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये भी आप देख चुके हैं। कंघी वगैरह जब आप बाल वगैरह में करते हैं देखिएगा आपका बाल कंघी की तरह आकर्षित होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ये तो बात आपको बता चुके हैं। अगला, किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो बुझाने के लिए आप सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो व्यक्ति को आप ऊनी कंबल से ढक दें, आग बुझ जाएगा। पानी डालिएगा तो उसको और जल जाएगा और पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रासायनिक ऊर्जा और उष्मा में संबंध का अध्ययन उष्मा गतिकी बिल्कुल भी नहीं मेरे। उष्मा गतिकी में कभी भी रासायनिक ऊर्जा का कोई चर्चा नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। उष्मा का संबंध उष्मा गतिकी से है, लेकिन उष्मा गतिकी में रासायनिक ऊर्जा का कोई संबंध नहीं है। उष्मा गतिकी उष्मा और ताप में अवधारणा है। उष्मा गतिकी का शून्यवान नियम से ताप का कंसेप्ट मिलता है, ये बात सही है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। हम कहेंगे दूसरा केवल सही है। तो कौन सा इसमें से सही है? तो केवल दूसरा सही आंसर। आगे चलते हैं। अगला, हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पृथ्वी की सतह पर अति बाहुल्यता यानी कि ज्यादा मात्रा के क्रम में तीसरा स्थान हमारा हाइड्रोजन का, ये बात सही है। सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन वगैरह होगा, और उसके बाद हमारा यहाँ पर सिलिकॉन वगैरह होगा और फिर हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन ही होगा। और इसके हाइड्रोजन के संदर्भ, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये 2 नहीं होगा, ये गलत है, ये सही हो गया। और इसके समस्थानिक में केवल हम लोग ट्राइटियम की अगर बात करते हैं, ये ट्राइटियम है मेरे भाई। ये किसकी बात करते हैं? यहाँ पर ट्राइटियम की अगर हम बात करते हैं, ट्राइटियम ही हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में केवल और केवल आता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा पहला और तीसरा सही है, बात बाकी हमारा दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अंडा मृदु जल की बात करते हैं मेरे भाई। मृदु जल कहने का मतलब हमारा सॉफ्ट वाटर की हम बात करते हैं।
यहाँ पर सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं। तो अगर अंडा की अगर हम बात करेंगे तो अंडा जो होगा, हमारे जो सॉफ्ट वाटर होते हैं, जो पीने का पानी हमारा सॉफ्ट वाटर होता है, उसमें अंडा देखिएगा डूब जाता है। लेकिन जैसे ही आप नमक में पानी में नमक जैसे घोल दीजिएगा, तो नमक पानी के घोल में अंडा नहीं डूबता है, अंडा तैरता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नमक पानी का घनत्व बढ़ जाता है। तो मेरे भाई वही पूछा गया है, ऐसा क्यों होगा? तो नमक के घोल का जो घनत्व होगा वो अंडे के घनत्व से क्या होगा, तो कहीं अधिक हो जाता है, और अंडा क्या होगा, तैरेगा, और नमक का घोल नीचे रहेगा। तो मेरे भाई वही बोला गया, तो उसके हिसाब से हमारे आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट अगला है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये फैराडे का हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा विद्युत अवघटन का ये प्रथम नियम होगा। और द्वितीय नियम में जो मास होता है वो हमारा समानुपाती होता है किसका, तो हम कहेंगे हमारा इक्विवेलेंट, जो हमारा केमिकल इक्विवेलेंट हो उसके समानुपाती होता है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर की बात कही गई, तो ब्लीचिंग पाउडर को अगर बहुत दिन तक आप खुला छोड़ दीजिए खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें जो क्लोरीन होता है वो बाहर निकल जाता है, जो कि गैस के फॉर्म में होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमारा कैसा होता है, कहेंगे CaOCl2 होगा। और ये क्या, तो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होता है। आप बाहर में खुला छोड़िएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे वायुमंडल में, उसके साथ ये प्रतिक्रिया करेगा, और ये क्या किसका निर्माण करेगा, तो कहेंगे CaCO3 का निर्माण करेगा। वो हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, और यहां से क्लोरीन गैस हमारा बाहर निकल जाएगा। यहां से ये गैस हमारा क्या, तो यहां से बाहर निकल जाता है, और वो हमारा फिर खराब हो जाता है। तो मेरे भाई ऐसा अगर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस हमारा मुक्त कर देगा, और फिर हमारा वो अनयूजफुल हो जाता है, वो हमारे काम का नहीं रहता है। अगला है अधातु सामान्यतः विद्युत का कुचालक होता है। बिल्कुल सही बात है, जितने भी अधातु होते हैं वो जनरली हमारा कुचालक ही होता है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट हमारा विद्युत का कुचालक और उष्मा दोनों का कुछ सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट हमारा उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण उष्मा का संचरण होगा, और साथ ही साथ विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। तो मेरे भाई उसके पास क्या होते हैं, इसमें शिथिलत बद्ध इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब हो गया मेरे भाई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, हम कहेंगे इसमें यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उष्मा का भी यहाँ पर संचरण करता है, और साथ ही साथ विद्युत धारा का भी संचरण करता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का मेरे भाई DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, यानी कि उसका पता लगाने के लिए। आगे पक्षी और चमगादड़ के जो समरूपी संरचनाएं मानी जाती है हमारा, क्यों? क्योंकि मेरे भाई देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, आपको एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई कि द विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट्स आर कंसिडर्ड टू बी सिमिलर। स्ट्रक्चर तो हमारा एक समान होता है, संरचना एक समान है, संरचना हमारे एक समान की बात कर रहा है। तो मेरे भाई कार्ड्स की अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर पक्षी और चमगादड़ की अगर बात करते हैं, पक्षी और चमगादड़ दोनों का जो कार्य है वो एक समान होता है, क्योंकि दोनों उड़ने में हेल्प करता है। यानी उसके जो पंख की हम बात करते हैं तो पंख का क्या होगा, कार्य तो एक समान होता है। कार्य कैसा होगा, तो मेरे भाई कार्य तो एक समान होगा, पंख दोनों के पंख का कार्य एक समान होगा। लेकिन उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं, दोनों की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो उत्पत्ति यहाँ पर भिन्न होता है। दोनों की उत्पत्ति कैसी होगी, तो मेरे भाई दोनों की उत्पत्ति भिन्न होती है। और अगर ऐसा कोई होता तो इसको हम लोग एनालोगस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालोगस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या होगा, तो इसको हम लोग एनालोगस कह देते हैं। एक होमोलोगस होता है, होमोलोगस में इसका जस्ट उल्टा होगा, उत्पत्ति समान तो कार्य भिन्न। लेकिन अगर कार्य एक समान उत्पत्ति भिन्न हो गया तो एनालोगस में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा अगर हो जाएगा तो हम कहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, संरचना। ऐसा बिल्कुल सही बात है, तो ऐसा हमारा होगा तो कैसा कहेंगे, तो इसमें हम कहेंगे उत्पत्ति हमारा भिन्न होगा, तो असमान उत्पत्ति हमारा होगा, और समान कार्य होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो मेरे भाई आज का डिस्कशन आपका यहीं पर एंड होता है, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले डिस्कशन में। तो आज के लिए इतना ही, और देखते हैं आगे का जो डिस्कशन होगा उसको भी लगातार हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और 40 क्वेश्चन डेली जो आपको मिलता है, इस 40 क्वेश्चन का फायदा जरूर लीजिए, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। 10 बज गया है, हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि आप सब लोग तैयारी कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। 40 क्वेश्चन पता भी नहीं चलेगा आपका कैसे निकल जाएगा, और आप लगातार 40 क्वेश्चन देख भी लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। 8:30 बजे आप सभी को लाइव आना है, और जाते जाते सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।